नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का। और आज हम एक एमपी का रीसेंट एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम को डिस्कस करेंगे। उसके अंदर जो क्वेश्चन हैं वो आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, खासकर आईसीआर, एएफओ, नाबार्ड, आरआरबीएसओ। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो इस एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज मेजर्ड ओवर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड ऑफ डैश एट ए कंट्रोल्ड टेम्परेचर। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि बायोलॉजिकल जो ऑक्सीजन डिमांड होती है वो हम लोग मेजर करते हैं तो कितने देश के अंतराल पे करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी वाटर पॉन्ड के अंदर इनिशियल जो आपका ऑक्सीजन था और कितने दिन के बाद हम लोग उसको मेजर करेंगे, तो वो आपका क्या होता है 5 दिन के बाद होता है। और उसको हम BOD5 के नाम से भी लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आपका इनिशियल में कितना ऑक्सीजन था और एंड में कितना ऑक्सीजन था, उसके बीच में जो गैप आएगा उसको आपका कहा जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। समझ में आ गया? तो यहाँ पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कंट्रोल टेम्परेचर कंडीशन के ऊपर 5 दिन के अंतराल पर क्या की जाती है, मेजर की जाती है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एट द 5 डेज। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द यूज ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ कैश्यू नट। कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं वो आपके कैश्यू नट यानी कि काजू की गुणवत्ता को कैसे अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, आप यहाँ भी हिंदी में देख सकते हो, विकास नियामकों का उपयोग काजू की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है, इट रिड्यूस द नट साइज एंड क्वालिटी। देखो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट इस बात को समझना है कि ग्रोथ रेगुलेटर जो होते हैं वो कैसे इफेक्ट करेंगे, नेगेटिव इफेक्ट करेंगे या पॉजिटिव इफेक्ट करेंगे। तो देखो एक बात आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब ग्रोथ रेगुलेटर की बात ही कर दी गई है, जो ग्रोथ को रेगुलेट करने का काम करेगा, तो वो कहीं ना कहीं रिटार्ड भी कर सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है। लेकिन नॉर्मल सेंस के अंदर डेफिनेटली हम एक पॉजिटिव साइड को देखते हैं। यहाँ पर जब तक नेगेटिव इफेक्ट नहीं लिखा जाएगा तब तक हम उस साइड में नहीं जाएंगे, और यहाँ हम नॉर्मल उसके इफेक्ट को देखने की कोशिश करेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो आपके नट की साइज की और क्वालिटी को डिक्रीज करना, डेफिनेटली अगर कमी हो जाती है तो हो सकता है कि इसकी क्वालिटी में और नट साइज में डिक्रीमेंट देखने को मिले। दूसरा यहाँ पर है, इट डी एक्सेलरेट द राइपनिंग प्रोसेस, आपकी जो पकने की प्रोसेस है उसको धीमा कर देगा। वहीं पर इट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन द नट क्वालिटी, या इट इम्प्रूव द नट साइज एंड कर्नल क्वालिटी। डेफिनेटली याद रखना कि हमारा जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो आपके कैश्यू नट के अंदर जो नट का साइज होता है उसको इंक्रीज करने में और उसकी क्वालिटी को एनहेंस करने में, इंप्रूव करने में क्या किए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ यूजिंग द ग्लिसरीन इन प्रिजर्वेशन ऑफ फ्लावरिंग, यानी कि फूलों के संरक्षण में ग्लिसरीन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो ग्लिसरीन जो है, वैसे आप लोग जानते हैं ग्लिसरीन बहुत कॉमन प्रोडक्ट है जो कि ज्यादातर आपके घरों के अंदर एज ए कॉस्मेटिक्स भी यूज किया जाता है ना। और वहीं अगर हम बात करें तो टू एनहेंस द वाटर अपटेक, अब इसके अंदर कैसे यूज किया जाएगा। दूसरा आपका है टू इंक्रीज द फ्रेग्रेंस, तीसरा है टू प्रोवाइड द कलर, और चौथा ऑप्शन है टू रिटेन द फ्लेक्सिबिलिटी। तो देखिए याद रखिएगा यहां पर वाटर अपटेक को ये आपका किसी प्रकार से भी एनहेंस करने में कोई हेल्प नहीं करता। फ्रेग्रेंस यानी कि जो खुशबू होती है उसको बढ़ाने में भी कोई आपका हेल्प नहीं करेगा, और कलर के लिए भी नहीं करेगा। लेकिन याद रखना इसके अंदर ये वाटर का जो लेवल होता है उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से उसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है या जो लचीलापन होता है वो आपका बना रहता है। तो इसमें ये काफी हद तक आपका हेल्प करता है, यानी कि जो वाटर लेवल होता है उसको लॉस होने से क्या करेगा, ये रोकने का काम करेगा, जिसकी वजह से आपके जो फ्लावर्स हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो क्या रहेगी, आपकी रिटेन रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर डी अगेन क्या होगा आपका राइट आंसर। अगला आपका क्वेश्चन है, विच फ्रूट क्रॉप इज बोटेनिकली नोन एज मेलस डोमेस्टिका। इनमें से किस फ्रूट क्रॉप को आप साइंटिफिकली जो है मेलस डोमेस्टिका के नाम से जानते हो। तो आप लोग सिंपल सी बात है, मेलस डोमेस्टिका किस क्रॉप का साइंटिफिक या बोटेनिकल नेम है, तो वो आपका एप्पल का है। वहीं अगर हम बात करें तो प्लम, पीच और आपका पियर का क्या होगा, तो याद रखना प्लम की बात करते हैं तो प्रूनस डोमेस्टिका होगा, पीच की बात करेंगे तो प्रूनस पर्सिका होगा, और पियर की बात करेंगे तो पायरस स्पीसीज होगा। तो यहाँ पर ये भी जरूरी है क्योंकि देखो
कभी कभी क्या होता है कि हमें एक पर्टिकुलर क्रॉप का तो नाम याद नहीं होता और बाकी क्रॉप के नाम याद होते हैं, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, बाकियों को एलिमिनेट कर सकते हैं और एक राइट ऑप्शन आपका चूज किया जा सकता है। तो एग्जाम के अंदर जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आपका कौन सा पूछा जाएगा, किस प्रकार से पूछा जाएगा, वी आर अनेबल टू, मतलब हम लोग पहले से प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है एग्जाम को। लेकिन एक बात जरूर याद रखें कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आपके अनप्रिडिक्टेबल जरूर हैं, लेकिन आपकी तैयारी अगर अच्छी है तो फिर उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला, ये मेरा वायदा है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि छोटी छोटी चीजों को वो आपका छोड़कर चलते हैं। जैसे अभी मैं बात करूं यहां पर, तो ज्यादातर बच्चों को इनके साइंटिफिक नेम जो होते हैं वो भी पता नहीं होते। अब देखो एग्जाम के अंदर सबसे इजी क्वेश्चन था और ये आपका आराम से आंसर किया जा सकता है, लेकिन हो सकता है कि हमें एप्पल का भी साइंटिफिक नेम याद ना हो, जरूरी नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है कि सभी बच्चों को नहीं होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि हो सकता है 1 या 2% ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको एप्पल का साइंटिफिक नेम भी याद नहीं होगा। और मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से बस इतना ही बताना चाहता हूं आपको कि यहां पर आपका हर एक चीज जरूरी है, आपका बेसिक से बेसिक पॉइंट भी जरूरी है और हार्ड से हार्ड पॉइंट भी जरूरी है। तो इसीलिए बार बार आपको बोलता हूं कि एक अच्छी और इफेक्टिव स्टडी करिए, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करिए। जिस टॉपिक को आप लोग कवर करना चाहते हो उस कवर टॉपिक को आपका बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा कवर करिए, उसमें किसी प्रकार की मिस्टेक आप लोगों से नहीं होनी चाहिए। अगर मिस्टेक किसी प्रकार से हुई तो फिर आपको ही उसका भुगतान करना पड़ेगा, दूसरा वहां पर कोई भी रिस्पॉन्सिबल उसका नहीं होगा। चाहे आप किसी को भी बाद में गालियां दे सकते हो, बट दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनली एंड ओनली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द जीएमपी यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इन द स्पाइस प्रोडक्शन। मतलब यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मसाला प्रसंस्करण में जीएमपी यानी कि गुड एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला ऑप्शन है कि यहां पर मेथड ऑफ मार्केट लिंकेज, दूसरा है प्रैक्टिस फॉर सेफ्टी एंड हाइजीन, तीसरा है प्रोटोकॉल फॉर सीड सिलेक्शन और चौथा ऑप्शन है आपका गाइडलाइन फॉर द। देखिए यहां पर क्या है कि मेथड फॉर द मार्केट लिंकेज, इसका मतलब है कि बाजार के साथ संपर्क करने के जो तरीके हैं वो यहां पर आपका जीएमपी के थ्रू करेंगे, या सुरक्षा या हमारी जो स्वच्छता होती है उसको हम मेंटेन करने में कोशिश करेंगे, बीज चयन के लिए प्रोटोकॉल होता है, या लेबलिंग के लिए दिशा निर्देश होते हैं। तो जीएमपी यानी कि गुड एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अंदर जो आपकी स्पाइसेस की आपकी प्रोसेसिंग होती है उसमें मेनली आपकी जो सेफ्टी और हाइजीन्स होती हैं उनकी प्रैक्टिसेस के लिए गाइडलाइंस है या फिर उनको मेंटेन करने की यहां पर कोशिशें की जाती है अंडर द जीएमपी। तो इस बात को अब देखो यहां पर मैं फिर बार बार बोलता हूं कि हर एक क्रॉप, चाहे वो हॉर्टिकल्चर अगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे इस एग्जाम के अंदर हॉर्टिकल्चर का सेक्शन आपका काफी ज्यादा पूछा गया है क्योंकि हॉर्टिकल्चर के रिलेटेड ही पोस्ट थी, तो डेफिनेटली उसी के रिगार्डिंग क्या होता है कि आपका जो भी एग्जाम है उस एग्जाम को समझने की कोशिश करो, उस एग्जाम के ओरिएंटेड जो आपके टॉपिक हैं उनको समझने की कोशिश करो और फिर उसमें से किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं उनको प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के थ्रू जानने की कोशिश करो। दिस इज द बेस्ट वे एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट कि यू आर द पर्सन की जिसकी अपनी अलग डेस्टिनी है, जिसके अपने अलग एम है, जिसके पास अपना अलग टाइम है, वो किसी भी दूसरे पर्सन के साथ मैच नहीं करता है। तो आप अपने आप में यूनिक हो तो आपकी प्रिपरेशन भी हमेशा यूनिक होनी चाहिए। पर हाँ कुछ चीजें इसमें कॉमन होती है कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपका कैसे आया था, सिलेबस कैसा है, क्योंकि वो सब चीजें आपके लिए कॉमन रहेंगी, तो वहां पर आपको फॉलोअप लेना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आपका यहां पर क्वेश्चन का आंसर क्या है, प्रैक्टिस फॉर द सेफ्टी एंड हाइजीन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, इन सीड स्टोरेज व्हाट इज द आइडियल मॉइस्चर कंटेंट फॉर मेंटेनिंग द सीड वायबिलिटी इन ऑर्थोडॉक्स सीड। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सीड स्टोरेज के लिए आइडियल मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा जब हम ऑर्थोडॉक्स सीड की स्टोरेज करते हैं। ऑर्थोडॉक्स सीड का मतलब होता है ऐसे सीड जिनको लो मॉइस्चर के ऊपर स्टोर किया जा सकता है। जैसे आप लोग ज्यादातर अपने ग्रेन्स को आपके घरों के अंदर जो दालें आपकी पड़ी हुई है या फिर जो नॉर्मल ग्रेन्स आपके पड़े हुए हैं उनको आप लोग स्टोर करके रखते हो, और उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम बाद में सोइंग पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, खासकर अगर आप फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हो तो। अब यहां अगर हम बात करें तो इस केस में उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, तो 20 से 25% होना चाहिए, 4 से 8% होना चाहिए, 15 से 18% होना चाहिए, 12 से 15% होना चाहिए। तो यहां हो सकता है कि बच्चों को ज्यादातर कंफ्यूजन जो होगी वो एक तो इसमें होगी और एक आपकी इसमें होगी। तो देखो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज्यादातर हमारे जो सीड ग्रेन्स होते हैं, वैसे तो जैसो अलग अलग क्रॉप्स के अंदर हम अलग अलग कंसीडर करते हैं। जैसे पल्सेस की बात करेंगे तो आपका पल्सेस में जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो 4 से 8% भी हो सकता है,
अगर ऑयलसीड की बात करेंगे तो उसमें आपका 8 से 10% भी हो सकता है, सीरियल्स की बात करेंगे तो आपका 10 से 12% भी हो सकता है, तो इतना ही होगा। तो यहाँ पर 12% से ऊपर तो किसी में भी नहीं होगा, लेकिन 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो 12 से ऊपर जा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर इन तीनों ही ऑप्शंस को सूटेबल नहीं मानते, क्योंकि 12% से ऊपर जाने के बाद क्या होता है कि हमारे जो सीरियल्स होते हैं या ग्रेन्स होते हैं उनके अंदर एक फंगस का अटैक हो जाता है। खासकर आपने नाम सुना होगा एस्परजिलस, जो आपकी स्पीसीज है उसका अटैक होने के कारण, या किसी प्रकार से कोई और फंगस भी उसमें अटैक कर सकती है, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी और जो क्वांटिटी दोनों में लॉस देखने को मिलता है। तो यहाँ हम ये हमें जानना चाहिए कि आपका जो एवरेज यहाँ पर मॉइस्चर की बात करें तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या होगा, 4 to 8%। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हियर अकॉर्डिंग टू। अगर हम बात करें आईसीआर, टीएनयू, चाहे किसी भी रिसोर्स को आप फॉलो कर लीजिए तो उसके अकॉर्डिंग आपका यही मिलेगा, या फिर seednet.gov.in जो आपका पोर्टल है सीड के लिए हमारे देश के अंदर, वो भी यही आपका रिकमेंडेशन देता है कि नॉर्मली आपका 4 to 8%। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन आपका है विच सिंथेटिक प्लांट हार्मोन इज कॉमनली यूज्ड टू प्रमोट द रूटिंग इन वेजिटेबल सीडलिंग। क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई इनमें से कौन सा सिंथेटिक प्लांट हार्मोन है जो कि आपका ज्यादातर रूटिंग को प्रमोट करने के लिए यूज किया जाता है वेजिटेबल सीडलिंग्स के अंदर। अब देखो वैसे अगर हम बात करें तो आपकी सीडलिंग्स के अंदर रूटिंग को प्रमोट करने वाला एक तो हमारा आईबीए यानी कि इंडोल ब्यूटारिक एसिड है, इसके अलावा हम लोग नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, इन दोनों को यूज करते हैं और दोनों ही सिंथेटिक ऑक्सिन होते हैं, ठीक है। लेकिन यहां अगर हम बात करें तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जैसे जो नॉर्मली आपका क्वेश्चन पूछा गया तो इसमें हार्मोन्स का यहां पर एग्जांपल जो दिया गया है, पहला ऑप्शन है जिबरलिक एसिड, दूसरा आपका है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, तीसरा है इथाइलिन और चौथा आपका है काइनेटिन। काइनेटिन एक प्रकार से आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं साइटोकाइनिन का ही टाइप हम लोग कह सकते हैं, लेकिन नेफ्थलीन एसिटिक एसिड ऑलरेडी आपका दिया गया है जिस ऑप्शन को मैंने अभी बताया था, तो ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इसमें राइट आंसर क्या है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, जिसको आप लोग यूज कर सकते हो रूटिंग के लिए। इसको हम लोग फ्लावरिंग को कंट्रोल करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, फ्रूट साइज को भी कंट्रोल करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। और नॉर्मली आपका जिबरलिक एसिड जो होता है वो प्लांट के अंदर क्या करता है, इंटरनोडल रीजन जो होता है उसको आपका साइज को इंक्रीज करने के लिए, उसके लेंथ को इंक्रीज करने के लिए, फ्रूट के साइज को इंक्रीज करने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और एज वेल एज आपका जो माल्टिंग क्वालिटी होती है बार्ले के अंदर उसको इंप्रूव करने के लिए भी जिबरलिक एसिड का यूज किया जा सकता है। और वहीं अगर हम बात करें तो इथाइलिन जो है वो आपका वेजिटेटिव ग्रोथ को रिटार्ड करने के लिए और आपकी जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है उसको एनहेंस करने के लिए, प्लांट के अंदर एब्सिशन के लिए, है ना, उसको हम यूज कर सकते हैं। और साइटोकाइनिन जो आपका हार्मोन होता है वो प्लांट के अंदर सेल डिवीजन को मेनली प्रमोट करता है और उसको हम एंटी एजिंग हार्मोन भी बोलते हैं। वहीं आपका जो एबीए यानी कि एब्सिसिक एसिड हार्मोन है दैट इज यूज्ड एज ए स्ट्रेस हार्मोन और वी कैन कॉल्ड इट इज ए एंटी जिबरलिन हार्मोन, है ना, क्योंकि वो आपका एंटी जिबरलिन इसलिए होता है क्योंकि वो जैसे कि जिबरलिक एसिड के अंदर क्या होता है कि प्लांट के अंदर फ्रूट का साइज इंक्रीज करना, आपके इंटरनोडल रीजन की लेंथ इंक्रीज करना उसमें हेल्प करता है। तो वहां पर एब्सिसिक एसिड बिल्कुल इसके अपोजिट काम करेगा, तो उस केस में हम उसको एंटी जिबरलिन हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये इस प्रकार के एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आपके आते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका है विच ऑर्गेनिक अमेंडमेंट इज वाइडली यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग रूट ग्रब इन ऑर्गेनिक अरेका नट प्लांटेशन। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भाई आपके मतलब ऑर्गेनिक अगर हम अरेका नट का प्लांटेशन कर रहे हैं या फिर कल्टीवेशन कर रहे हैं तो उसमें अगर हमारी रूट ग्रब को कंट्रोल करना है तो कौन सा ऑर्गेनिक अमेंडमेंट या कौन सा ऑर्गेनिक फॉर्मुलेशन हम लोग यूज करेंगे जिससे आपका जो है उसके खेत के अंदर आपका जो जड़ कीट है उसको नियंत्रित किया जा सके। तो आपको पता होगा अरेका नट का मतलब होता है सुपारी बनाना, है ना, तो सुपारी आपको पता है उसके अंदर हम लोग अगर आपके इसके रूट ग्रब को कंट्रोल करना चाहते हैं तो क्या यूज कर सकते हैं, क्या आपका गार्लिक एक्सट्रैक्ट यूज कर सकते हैं या नीम केक यूज कर सकते हैं, बटर मिल्क स्प्रे यूज कर सकते हैं या फिर आपका वुड विनेगर यूज कर सकते हैं। तो याद रखना इसमें जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट एफिशिएंट है वो आपका यहां पर कौन सा यूज किया जाएगा, या मोस्ट इकोनॉमिकल अगर हम बात करें तो कौन सा यूज किया जाएगा, नीम केक। और ये एक इफेक्टिव यहां पर कंट्रोल जो है वो आपका यूज किया जा सकता है टू कंट्रोल द रूट ग्रब और जड़ कीट, ठीक है। तो ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, तो आंसर क्या रहेगा, नीम केक या नीम की खली, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है बायो एस्थेटिक प्लांटिंग एम्स एट, यानी कि जैव सौंदर्यात्मक नियोजन का उद्देश्य क्या होता है। अब देखो यहां पर बायो एस्थेटिक प्लांटिंग का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ प्लांट फॉर ब्यूटी एंड फंक्शन, दूसरा है सिलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, तीसरा है कमर्शियल फ्लावर मार्केटिंग और चौथा आपका है यूज ऑफ द ओनली नेटिव प्लांट। देखो इसमें क्या होता है, बायो एस्थेटिक प्लांटिंग नॉर्मली हम लोग जो करते हैं वो शहरों के अंदर या फिर हमारी जो बिल्डिंग्स होती हैं, सोसाइटीज होती हैं, है ना, उनके आसपास हम लोग उस लैंड को ब्यूटीफाई करने
के लिए, आकर्षण उसको देने के लिए, सौंदर्य बनाने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ प्लांट फॉर द ब्यूटी एंड फंक्शंस। और इसमें हम जरूरी नहीं है कि आपका फ्लावरिंग प्लांट को यूज करेंगे, इसमें आपके ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स और आपके फ्लावरिंग प्लांट्स को भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर मेनली यही मेन टारगेट होता है कि आपका जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स है उनको इफेक्टली यूज करते हुए और वहां पर आपका जो लैंड है उसको ब्यूटीफाई किया जाए, एंड दिस इज द वेरी बेस्ट वे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं जो है ये शहरों के अंदर, खासकर पार्कों के अंदर जो है इस प्रैक्टिसेस को आपका फॉलो अप किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है विच ग्रेप रूट स्टॉक इज प्रेफर्ड फॉर द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द नेमाटोड एंड ड्रॉट। कौन सा आपका रूट स्टॉक प्रेफर जो है किया जाता है ग्रेप के अंदर, किसके लिए? नेमाटोड और ड्रॉट के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए। तो पहला ऑप्शन है 1613C, दूसरा है डॉगरीज, जो तीसरा है स्वीट क्रीक, एंड चौथा ऑप्शन है आपका 110 रीचर या 110 स्टिक्स। तो यहां पर याद रखना डॉगरीज यहां पर यूज किया जाता है किसके लिए? अंगूर के अंदर, या अंगूर का आपका रूट स्टॉक जिसको हम मेनली आपके नेमाटोड और जो सूखा यानी कि प्रतिरोधक ड्रॉट रेजिस्टेंस जो आपका है उसके अगेंस्ट में यूज करेंगे। तो आंसर क्या होगा आपका? डॉगरीज। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला यहां पर क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ या प्राइमरी पर्पज ऑफ अर्बन लैंडस्केपिंग। प्राइमरी पर्पज क्या होगा किसका? आपका अर्बन लैंडस्केपिंग का। तो पहला ऑप्शन है सॉइल कंजर्वेशन। क्या शहरों के अंदर सॉइल कंजर्वेशन के लिए हम लोग आपका प्लांटेशन करते हैं, वहां पर लैंडस्केपिंग करते हैं? दूसरा है आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का मेन टारगेट होता है क्या? तो तीसरा आपका ऑप्शन है वाटर मैनेजमेंट करना। क्या होता है क्या? एस्थेटिक एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट। देखो सिंपल सा फंडा है कि शहरों के अंदर ना तो खेती करते हैं, ठीक है, ना ही आपका वाटर और सॉइल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग इसको करते हैं, बल्कि वहां पर मेन टारगेट होता है कि एनवायरमेंट को आपका सुधारा जाए, एनवायरमेंट के अंदर आपका एनहेंसमेंट किया जाए, और इसके साथ में एस्थेटिक यानी कि वहां पर जो शहर है, आपने देखा होगा शहरों के अंदर पार्क होते हैं या बीच में जो आपके जो है सेंटर में जो सेंट्रल पार्क बने होते हैं, है ना, तो या फिर अगर हम बात करें तो बिल्डिंग्स के बाहर जो बने होते हैं, तो उनमें मेन टारगेट यही होता है कि एक तो वहां पर एनवायरमेंटल को इंप्रूव किया जाए क्योंकि ट्रीज होंगे तो डेफिनेटली आपकी एयर इंप्रूव होगी, और दूसरा मेन टारगेट ये भी होता है कि वहां पर ब्यूटिफिकेशन है ना, सौंदर्य जो है वो उसको बढ़ाने के लिए इसको किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये मेन टारगेट आपका ये होता है। ठीक है, तो लैंडस्केपिंग का मेन टारगेट क्या होता है आपके शहरों के अंदर, या अर्बन लैंडस्केपिंग का एस्थेटिक एंड एनवायरमेंटल एनहेंसमेंट। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज द रोल ऑफ इथेनॉल इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ जैस्मीन एरोमा कंपाउंड। क्वेश्चन है आपका कि रोल क्या होगा आपका इथेनॉल का किसके इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ जैस्मिन एरोमा। तो यहाँ पर मेनली क्या होता है कि ये आपका एज ए सॉल्वेंट का काम करेगा जब उसमें से, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, कोई कंपाउंड आपका एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो कई बार वो वाटर सोल्यूबल नहीं होता, और उस केस में उसको निकालने के लिए वहाँ पर हमें एक सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस केस में वहाँ पर वो आपका सॉल्वेंट का काम करेगा। आंसर आपको दे दिया गया है, माफी चाहता हूँ इसको वो नहीं कर पाए, लेकिन डोंट वरी। ठीक है, तो ये आपका एज ए सॉल्वेंट का काम करेगा। अगला आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गार्डन इज डिजाइन प्राइमरली फॉर द पब्लिक एंड रिक्रिएशनल यूज। क्या है कि इनमें से कौन सा बगीचा है जो कि मेनली आपका सार्वजनिक और मनोरंजन के लिए डिजाइन किया जाता है? पहला ऑप्शन है अर्बन लैंडस्केपिंग, दूसरा आपका है फॉर्मल गार्डनिंग, तीसरा आपका है मुगल गार्डन, चौथा आपका है बुदा गार्डन। देखो मेनली यहां अगर हम बात करें तो कौन सा टाइप ऑफ गार्डन है जो कि मेनली इसका पर्पस यही होता है कि पब्लिक और रिक्रिएशनल यूज यानी कि मनोरंजन के लिए। तो अभी मैं आपको बता के हटाऊं कि शहरों में हम इसको किसके लिए यूज करते हैं। तो नॉर्मली आपका जो अर्बन लैंडस्केपिंग होता है उसका मेन टारगेट यही होता है कि आपके एक तो अच्छा लगे, सुंदर लगे, दूसरा वहां पर क्या है लोग सार्वजनिकली यानी पब्लिकली उसको यूज कर सकें और वहां पर आपका बैठकर मनोरंजन कर सकें, अपनी फैमिली के साथ जो है वो टाइम स्पेंड कर सकें, या फिर मान के चलिए कोई जो आपके शहरी या राहगीर होते हैं वो वहां पर बैठकर अपना कुछ टाइम अपना टाइम स्पेंड कर सकें और इसके अंदर आपका यूटिलाइज कर सकें। फिर हमारी बारी आती है जी अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द आइडियल टेम्परेचर रेंज फॉर ग्रोइंग टोमेटो इन इंडिया। कि भारत में टमाटर को उगाने के लिए कितना आपका तापमान बेहतरीन होगा या फिर एक बेस्ट आपका टेम्परेचर कंसीडर किया जाएगा। ऑप्शन है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, 36 से 41 डिग्री सेल्सियस, 32 से 35 डिग्री सेल्सियस, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखना ये हमारा 20 से 25 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर क्या होता है इसके लिए ऑप्टिमम रहेगा। ये बिल्कुल सही है आपके टोमेटो यानी कि टमाटर की फसल को ग्रो करवाने के लिए। ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा आपका सोचने की आवश्यकता नहीं है, तो बहुत कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो। लेकिन जैसे कि हमारा राइस के अंदर होता है ना कि क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉन एज खैरा डिजीज जो है वो आपका किसकी वजह से होता है, तो उसमें आंसर जिंक कर देते हैं। उसी प्रकार से ये टोमेटो है या फिर अनियन है, ये 2-3 क्रॉप आपकी हॉर्टिकल्चर में ऐसी हैं, पोटैटो, अनियन, टोमेटो, जिनके अंदर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ ही जाते हैं, या मैंगो, ठीक है, जिनको लेकर क्वेश्चंस में हम लोग कभी कोताही नहीं बर सकते कि क्वेश्चन नहीं आएगा, वहां पर क्वेश्चन आने के चांसेस होते ही होते हैं। तो इन 2-3 क्रॉप्स को हमेशा हमें करके जाना ही चाहिए। ऐसे ही आपके फ्लावर्स की बात करेंगे तो उसमें ग्लेडियोलस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसमें से क्वेश्चन काफी आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ
ऑफ हाइड्रोसीडिंग ओवर द ट्रेडिशनल सीडिंग मेथड। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पारंपरिक बीज बोने की विधियों की तुलना में हाइड्रोसीडिंग जो है वो कैसे आपका बेहतर है। तो पहला ऑप्शन है फास्टर जर्मिनेशन के लिए, दूसरा ऑप्शन है नो नीड ऑफ सॉइल प्रिपरेशन, तीसरा है रिक्वायर नो इरिगेशन और चौथा ऑप्शन है लोअर कॉस्ट। देखो सिंपल सी बात है, कॉस्ट तो इसमें कम नहीं होती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होगा, इसमें इरिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है, पानी वहां पर प्रेजेंट है तो इरिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन मेन टारगेट क्या है भाई, क्यों इंपॉर्टेंट है ना, तो वो ऐसा थोड़ा ना कि इरिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी इसलिए हम हाइड्रोसीडिंग कर देते हैं, नहीं, या आपका सॉइल प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ पर सिंपल सा फंडा है कि इसकी जर्मिनेशन जो होती है वो क्या होती है, फास्ट होती है, यानी कि जो अंकुरण होता है बीज का वो काफी हद तक फास्ट हो जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आपकी हाइड्रोसीडिंग टेक्निक को फॉलो करते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है अंडर विच एक्ट आर द हर्बल मेडिसिन रेगुलेटेड इन इंडिया। किस आपके एक्ट के तहत भारत के अंदर जो हर्बल दवाएं हैं वो आपकी विनियमित की जाती हैं, या ये कह सकते हो उनको जो है कंट्रोल रखा जाता है या फिर उनके ऊपर रेगुलेशन रखे जाते हैं। फूड सेफ्टी एक्ट के तहत, क्या आपका भारत के अंदर जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसके तहत, या ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट के तहत। अब मुझे लगता है कि शायद आप लोगों ने आंसर देख लिया होगा, आंसर आपको पता लग गया होगा कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत 1940 के तहत है आपका, बाद में 1945 के अंदर फिर एक चेंज हुआ था, ठीक है। तो ये यहां पर आपका इसके तहत ये वर्क करेगा, ठीक है। तो इसको याद रखना, इसके अंदर आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है जिसके तहत भारत में जो हर्बल दवाएं होती है, हर्बल मेडिसिन होती हैं, उनका रेगुलेशन किया जाता है। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि हर्बल मेडिसिन को बिना किसी डॉक्टरी सलाह के लिए आपको नहीं लेना चाहिए। कई बार हम लोग खुद ही घर पे वैद्य बन जाते हैं तो वो बहुत गलत है। और तीसरा, आपको गूगल या फिर यूट्यूब पे सर्च करके भी किसी प्रकार की कोई जो है गाइडेंस नहीं लेनी चाहिए। बाकी इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज्यादातर हर्बल मेडिसिन हमारे लीवर और किडनीज के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती हैं। भारतीयों की काफी हद तक किडनी और लीवर जो है वो आपकी देसी और हर्बल दवाइयों के ज्यादा कंजप्शन की वजह से खराब होती जा रही हैं। और ये एक नहीं, कम से कम कई रिसर्चेस का दावा है और मेरा नहीं है ये, ठीक है। मैं बार बार आपको बोलता हूं, आप इनको कभी भी चेक करना तो रिसर्चेस को चेक करना, क्योंकि हमारे देश के अंदर ज्यादातर क्या होता है कि हम लोग बिना किसी रेगुलेशंस के, या फिर डॉक्टर भी इवन दो अगर हम बात करें तो उनकी भी कोई बिना रिसर्च के ही वो लोग जस्ट देखते हैं कि उसने लिया या उसने दिया या फिर गूगल पे सर्च क्या पड़ा हुआ है, उसी के आधार पर ये दवाएं चल रही हैं। लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा नुकसान आप लोगों को झेलना पड़ रहा है और ये एक मेरी नहीं, फिर बार बार बोलता हूं कि रिसर्चेस का दावा है, ठीक है। तो आप उनको जाकर चेक भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब बात करें यहां पर, तो नेक्स्ट आपका है विच फ्रूट क्रॉप इज बेस्ट सूटेड फॉर द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। कौन सी आपकी फसल है जो कि सूखा या जो अर्ध सूखक क्षेत्र होते हैं उनमें उपयुक्त आपकी ग्रो करवाई जा सकती है। पहला ऑप्शन है बेर, दूसरा है बनाना, तीसरा है पपाया, चौथा आपका है पाइनएप्पल। तो देखो अगर हम सबसे ज्यादा सूखी की बात करें इनमें से, तो या सबसे ज्यादा आपकी ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप इनमें से कौन सी है, बेर है। तो ऑब्वियस सी बात है आंसर आपका बेर ही होगा, क्योंकि इनमें से जो आपकी बेहतरीन है वो बेर है। तो इसमें कोई ज्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज ए मेजर इंपॉर्टेंट इन इंडिया ऑर्गेनिक स्पाइस। तो आपके जो इंडिया के ऑर्गेनिक स्पाइसेस हैं उसके लिए मेजर इंपोर्ट हम लोग जो करते हैं वो कहां पर करते हैं। तो नॉर्मली क्या है आपका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या ब्राजील। तो देखो जर्मनी के अंदर भी किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में भी करते हैं, लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये है कि आपका सबसे ज्यादा कहां पर करते हैं। तो देखो इसका आंसर तो आपका जर्मनी आएगा, लेकिन इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा यहां पर अंडरस्टैंड और करना पड़ेगा कि भारत से जो हमारा स्पाइसेस हैं वो एक्सपोर्ट कहां कहां किए जाते हैं। तो अंटिल दिसंबर 2024 की अगर हम बात करें, तो फाइनेंशियल ईयर जो आपका 2025 था, 24-25, तो उस केस के अनुसार टॉप डेस्टिनेशन जो थी वो भारत से हमारा चाइना, यूएसए, यूएई, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, यूके, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, जर्मनी, ये थी। और ये आपकी ज़्यादातर टॉप 10 डेस्टिनेशन है जिनमें से 60% यहाँ पर एक्सपोर्ट अर्निंग में ये कंट्रीब्यूट करती हैं। अब देखो एक बात और बता दूं कि इसके अंदर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखो आपका बाकी कोई भी कंट्री इसके अंदर ऑप्शन में नहीं है, जो कि केवल एक जर्मनी आपका दिया गया है। तो आप ये देख सकते हो इसका आंसर क्या होगा। लेकिन अगर ये जर्मनी ना होता, इनमें से कोई ऑप्शन होता, तो सबसे ज़्यादा चाइना में हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिर यूएसए में, फिर यूएई में, फिर आपका बांग्लादेश में। तो आपके लिए मैं फिर बार बार बोलना चाहता हूं कि यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन चीजों को हमें चेक करना पड़ेगा। कई बार एग्जाम के अंदर हम लोग गलतियां, मिस्टेक करते हैं, लेकिन हमें करंट अफेयर की नॉलेज अच्छी ना होने के कारण हमारा आंसर आपका गलत होता ही होता है। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज फॉलो द ऑथेंटिक रिसोर्सेज एंड ऑथेंटिक कंटेंट, ताकि आप लोगों को गलत ना मिले। बाकी आप ऑथेंटिसिटी के लिए एग्रीकल्चर करंट अफेयर की बुक हमारी एग्रीमेंटर्स की परचेज कर सकते हो। हम लोग ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं, पीडीएफ फॉर्म के अंदर भी अवेलेबल है या फिर आपका हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल है। तो पीडीएफ में केवल रीड ओनली होगी, लेकिन
लेकिन हार्ड कॉपी आपके घर पर पहुंचाई जाएगी, तो आप उसको परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, वहां पर कॉन्टैक्ट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज प्राइमरी पर्पज ऑफ एम्बेडिंग इन ड्राई फ्लावर मेकिंग। क्वेश्चन है कि सूखे फूल बनाने में एम्बेडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो एम्बेडिंग क्या काम करता है, क्या वो आपका शेप को रिटेन करने में काम करेगा, या फ्रेग्रेंस को इंप्रूव करने का काम करेगा, या आपके कलर को गाढ़ा करने में, इंटेंसिफाई करने में हेल्प करेगा, या आपके वेट को कम करने का काम करेगा। तो देखो सिंपल सी बात है कि भाई ये आपके शेप को रिटेन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। खुशबू बढ़ाना, रंग गाढ़ा करना या वजन करना, इसके अंदर कोई किसी प्रकार से आपका रोल नहीं होता। तो मेनली एम्बेडिंग जो होता है वो आपका किसके लिए होता है, शेप के लिए होता है, ठीक है। तो दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच केमिकल इज यूज्ड टू ब्लीच द ड्राई फ्लावर फॉर यूनिफॉर्म कलरेशन। क्वेश्चन क्या है, सूखे फूलों को समान रंग देने के लिए आपका किस रसायन का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है सोडियम हाइपोक्लोराइड, दूसरा आपका है एसिटिक एसिड, तीसरा है जी सोडियम क्लोराइड, और चौथा ऑप्शन है आपका पोटेशियम परमैंगनेट। तो यहां पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड। लेकिन ये अकेला ही नहीं है, इसके अलावा और भी आपके केमिकल्स हैं जिनको आप लोग याद रख सकते हो, जो कि मेनली यहां पर जो है आपके ड्राई फ्लावर को यूनिफॉर्म कलरेशन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड जो यहां पर दिया गया है, उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड है या सोडियम क्लोराइड भी है, तो इनको भी हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका जो थर्ड था वो भी राइट था, लेकिन यहां पर क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग सोडियम हाइपोक्लोराइड को यूज करते हैं, इसलिए आंसर ये होगा। लेकिन सोडियम क्लोराइड भी आपका एक ऐसा केमिकल है जो कि यूज किया जाता है, ठीक है। तो लेकिन ये क्लोराइड है, ये क्लोराइड नहीं है, ठीक है। तो ये आपके इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर एग्जाम के अंदर आ जाते हैं, तो इनको लेकर प्लीज मैं बार बार बोलता हूं कि कई बार कंफ्यूजन पैदा होती है और हम लोग आंसर गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। तो इनको जरूर पढ़ना। वहीं अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द ऑप्टिमल इरिगेशन मेथड फॉर मैनेजिंग द वाटर स्ट्रेस इन ओकरा ड्यूरिंग द ड्राई पीरियड। क्वेश्चन है कि सूखे के दौरान भिंडी में जल तनाव प्रबंधन के लिए आदर्श सिंचाई विधि क्या है। मतलब आपका सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई भिंडी के अंदर, लेडी फिंगर के अंदर अगर हम आपका इरिगेशन देना चाहते हैं तो वहां पर आपका इफेक्टिव इरिगेशन मेथड कौन सा होगा, खासकर जब वहां पर ड्रॉट कंडीशंस अवेलेबल है, सूखे की समस्या है, यानी कि पानी कम है। और सिंपल सी बात है, जहां पर पानी कम वहां पर ड्रिप इरिगेशन, खासकर आपका उस क्रॉप के लिए जो आपकी डिस्टेंट पे लगाई जा सकती है। तो आपको पता है कि लेडी फिंगर को हम लोग डिस्टेंट के ऊपर आप लगा सकते हो और उसमें आपका जो ड्रिप इरिगेशन है वो सक्सेसफुल हो भी सकता है। तो इस केस में बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर आपकी क्लोज स्पेसिंग क्रॉप होती है तो वहां पर आप याद रखना कि ड्रिप इरिगेशन आंसर आपका सूटेबल नहीं होगा। लेकिन इस केस में ड्रिप इरिगेशन सूटेबल है और आंसर आपका क्या होगा, ड्रिप इरिगेशन ऑप्शन में दिया गया है। बाकी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, कई बार आपका कंफ्यूजन हो जाता है, फ्लड इरिगेशन, फरो इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, लेकिन इन तीनों से ही आपका बेहतरीन क्या है, ड्रिप इरिगेशन है, क्योंकि यहां पर आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। और खासकर वहां पर जहां पर आपका ड्राई पीरियड है या फिर ये कह सकते हो पानी की समस्याएं अवेलेबल हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर रूटिंग हार्डवुड कटिंग इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भाई कौन सा मेथड हम लोग कॉमनली यूज करते हैं आपके हार्डवुड कटिंग में रूटिंग को प्रमोट करने के लिए एक कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर। तो पहला ऑप्शन आपका है कोल्ड फ्रेम को यूज करेंगे, दूसरा ऑप्शन है आपका ओपन फील्ड को यूज करेंगे, मिस्ट चैम्बर को यूज करेंगे, या फिर आपका थिन बेड को यूज करेंगे। देखो ओपन फील्ड तो डेफिनेटली नहीं हो सकता क्योंकि कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशन वहां पर आपकी पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहां पर मिस्ट चैम्बर जो होता है उसको हम इफेक्टिवली यूज करते हैं किसके लिए, आपकी जो हार्डवुड कटिंग्स होती हैं उनमें रूटिंग को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। तो मिस्ट चैम्बर को हम लोग यहां पर यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, विच कंपोनेंट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम टर्मरिक ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग फॉर कमर्शियल यूज। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि हल्दी में से ऐसा कौन सा आपका कमर्शियल प्रोडक्ट यूज के लिए निकाला जाता है प्रोसेसिंग के दौरान, जिसको बाद में व्यावसायिक उपयोग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका मायरिस्टीन, दूसरा ऑप्शन है आपका पिपरीन, तीसरा ऑप्शन है करक्यूमिन और चौथा ऑप्शन आपका है यूनॉल। तो यहां पर आपको पता होगा कि हमारे हल्दी के अंदर एक इंपॉर्टेंट आपका यहां पर जो है एंटीबायोटिक पाया जाता है, एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, करक्यूमिन के नाम से जानते हैं। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। एक प्रकार से कलरिंग एजेंट को हम इसको यूज करते हैं करक्यूमिन को, ठीक है, और ये आपका काफी हद तक इफेक्टिवली यूज किया जाता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, करक्यूमिन। और अगेन मैं बात बोलूंगा कि यहाँ पर ये वाटर डिजोल्विंग नहीं होता है, तो इसको आपका नॉर्मली एक्सट्रैक्ट करने के लिए किसी प्रकार से सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जो पहले मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। आंसर आपका क्या होगा, करक्यूमिन। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, विच ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड फॉर एनहेंसिंग द फ्रूट सेट इन वेजिटेबल क्रॉप। कौन सा आपका ग्रोथ रेगुलेटर है जो कि आपकी फ्रूट सेटिंग के लिए हेल्प करेगा वेजिटेबल क्रॉप के अंदर। पहला ऑप्शन है जिबरलिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है एब्सिसिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है नन ऑफ दीज और चौथा ऑप्शन आपका इथाइलिन। देखो फ्रूट सेटिंग की बात हो रही है, फ्रूट के साइज को इंक्रीज करने की बात नहीं हो रही है। फ्रूट के साइज को इंक्रीज करने की बात होती तो हम शायद डायरेक्टली आपका आंसर क्या कर देते, जिबरलिक एसिड कर देते,
लेकिन वेजिटेबल क्रॉप्स के अंदर फ्रूट सेटिंग के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो आपका इथाइलिन को यूज करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इथाइलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि आपका फ्लावरिंग या ये कह सकते हो वेजिटेटिव ग्रोथ को रिटार्ड करता है, और जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है उसको आपका प्रमोट करता है। बात बता चुका हूं, तो वही बात सेम यहां पर आपको समझ में आ जानी चाहिए। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का मतलब होगा उसके अंदर फ्लावरिंग को प्रमोट करेगा, फ्रूटिंग को प्रमोट करेगा, एंड डेफिनेटली ही इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द एनहेंस द फ्रूट सेटिंग, एंड दिस इज द राइट आंसर, दैट इज इथाइलिन और इथिलीन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग इन फ्लावर क्रॉप, कि आपकी फ्लावर क्रॉप के अंदर पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग का क्या काम होता है, ये क्या हेल्प करता है, क्या वो डिजीज रेजिस्टेंस आपका हेल्प करेगा, फ्लावर कलर को इंप्रूव करेगा, या फ्लावर साइज को इंक्रीज करेगा, या पोस्ट हार्वेस्टिंग लाइफ को इंप्रूव करेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग के अंदर मेन टारगेट जो होता है वो आपका क्या होगा, ये आपके फ्लावर साइज को इंक्रीज करने में हम इसको हेल्प में या फिर यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ हाई ह्यूमिडिटी ऑन कट फ्लावर ग्रोथ, कि आपकी हाई ह्यूमिडिटी का कट फ्लावर की ग्रोथ पे क्या फर्क पड़ता है, क्या इससे स्ट्रक्चर इंप्रूव होगा सोइल का, क्या ये आपका हेल्दी रूट ग्रोथ को प्रमोट करेगा, या ये फ्लावरिंग को एक्सेलरेट करेगा, या आपका ये वाटर लॉस को रिड्यूस करेगा। सिंपल सा फंडा है भाई, जहां पर आपकी हाई ह्यूमिडिटी होगी वहां पर क्या फर्क पड़ेगा, और वो भी किसके ऊपर, आपके कट फ्लावर की ग्रोथ के ऊपर। देखो सोइल के स्ट्रक्चर के ऊपर तो ये आपका कट फ्लावर की ग्रोथ तो नहीं हुई ना, ये तो मिट्टी होगी एक प्रकार से, और हेल्दी रूट ग्रोथ ये हाँ हम कह सकते हैं प्लांट के अंदर है, एक्सेलरेट फ्लावरिंग ये भी हम कह सकते हैं, लेकिन आपका वाटर लॉस ये भी हम कह सकते हैं। तो ये आपका पहला ऑप्शन तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब बाकी तीनों में से अगर आपको आंसर करना होगा तो क्या करेंगे, तो आंसर यहां पर क्या होगा जी आपका, कि ये वाटर लॉस को कम करेगा, क्योंकि देखो सिंपल सा फंडा है, एनवायरमेंट में मॉइस्चर आपकी ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो वहां पर जो इवेपो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से जो वाटर लॉस आपका होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये बहुत ही आपका इजी आंसर था, क्वेश्चन था, लेकिन इसको याद रखना जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, फ्लावर अरेंजमेंट स्टाइल मोरिबोना ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच कंट्री। देखो मोरिबोना जो है वो एक्चुअली यहां पर एक आपके लार्ज साइज फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग है, और ये इकेबाना की ही एक आपकी ये कह सकते हो टाइप है। तो मोरिबाना जो है वो आपका जापान से आया है, जापान के अंदर एक्चुअली फ्लावर को अरेंजमेंट करने की जो टेक्निक होती है उसको हम इकेबाना बोलते हैं, और इकेबाना का ही स्पेशल टाइप होता है मोरिबाना, जिसके अंदर लार्ज साइज फ्लावर को आपका यूज किया जाता है। ठीक है, सो हियर इज द राइट आंसर, दैट इज जापान। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, विच ग्राफ्टिंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर रिजुवेनेटिंग ओल्ड एंड अनप्रोडक्टिव मैंगो ट्रीज। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि मैंगो के जो ओल्ड ट्रीज होते हैं जो अनप्रोडक्टिव हैं उनको दोबारा से रिजुविनेट करना या ये कह सकते हो उनको पुनर्जीवित करने के लिए कौन सी विधि को आपका उचित समझा जाता है या उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है अप्रोच ग्राफ्टिंग, दूसरा आपका है टॉप वर्किंग, तीसरा है क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग, चौथा ऑप्शन आपका है पाइनियर ग्राफ्टिंग। तो याद रखना इसमें टॉप ग्राफ्टिंग जो होती है वो आपकी सॉरी टॉप वर्किंग जो होती है, ग्राफ्टिंग माफी वर्ड यूज कर गया मैं यहाँ पर, तो टॉप वर्किंग जो होती है ऊपर से प्लांट को कट करके और उसके अंदर आपकी जो नई ब्रांचेस है उनको ग्रो करने के लिए अलाउ किया जाता है। सो आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका टॉप वर्किंग, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर फाउंडेशन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन टोमेटो टू मेंटेन द जेनेटिक प्योरिटी। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई आपके टोमेटो के अंदर जेनेटिक प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग जो आइसोलेशन डिस्टेंस आपकी मेंटेन रखते हैं टोमेटो के अंदर वो कितनी होनी चाहिए। तो देखो फाउंडेशन सीड के लिए जो टोमेटो की आइसोलेशन डिस्टेंस होती है वो कितनी होनी चाहिए, 50 मीटर होनी चाहिए, 200 मीटर होनी चाहिए, 300 मीटर होनी चाहिए, या फिर आपकी 100 मीटर होनी चाहिए। देखो पोटैटो की जब भी हम बात करेंगे यहाँ पर, तो पोटैटो के लिए जो फाउंडेशन सीड है, क्योंकि आइसोलेशन डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जब आपके प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है सीड प्रोडक्शन के लिए तो आपका सेम क्रॉप के फील्ड से डिस्टेंस कितनी मेंटेन होनी चाहिए उसको बोला जाता है आइसोलेशन डिस्टेंस। और फाउंडेशन सीड के अंदर प्योरिटी आपकी ज्यादा होती है तो डिस्टेंस आपकी सर्टिफाइड सीड के रिस्पेक्ट में क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां पर जो आंसर आपका आएगा वो कितना रहेगा, 200 मीटर होगा। अगर हमारा सर्टिफाइड होता तो हम 100 मीटर इसको लिख सकते थे, तो आंसर इसमें क्या होगा आपका 200 मीटर। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली एबायोटिक स्ट्रेस अफेक्टिंग प्लांटेशन क्रॉप। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई कौन सा मेजर आपका यहां पर सामान्य परिवर्तन क्या है, परिवर्तनीय तनाव जो कि प्लांटेशन क्रॉप को, हिंदी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है खासकर, ऐसा नहीं है कि हिंदी नहीं आती, लेकिन जब हम टेक्निकल टर्म्स की बात करते हैं तो उस केस में हिंदी का जो प्रयोग है वो काफ़ी स्वभावतः मतलब डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, जो बच्चे हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत आसान है, लेकिन अगर टेक्निकल सब्जेक्ट को आपने हिंदी में नहीं पढ़ा हुआ तो उस केस में हिंदी में समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड
वर्ड इसके अंदर यूज किया गया, लेकिन सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि जब एबायोटिक स्ट्रेस की बात करें तो कौन सा मेजर या कॉमन एबायोटिक स्ट्रेस है प्लांटेशन क्रॉप के अंदर जो कि इनको इफेक्ट करता है। पहला ऑप्शन है कि एफिड का संक्रमण। तो एफिड क्या है, एक बायोटिक है ना भाई, इसके अंदर तो लिविंग बीइंग का यूज हो रहा है, तो ये भी नहीं है। फंगल, तो फंगल आपको पता होगा ये यहाँ पर क्या होता है, ये तो फंगल आपका कहीं ना कहीं अगेन आपका बायोटिक आ गया, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा है यहाँ पर लीफ स्पॉट डिजीज, पत्तों का दाग रोग, तो ये तो अगेन मैं बोलूंगा कि यहाँ पर आपका लीफ स्पॉट डिजीज फंगस की वजह से होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो 3 ऑप्शन तो आपके डायरेक्टली बायोटिक ही दिए गए हैं ना। एक ऑप्शन आपका बचा ड्रॉट, और आज के टाइम पर वैसे भी ड्रॉट सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाला एक बायोटिक है, स्ट्रेस है, ठीक है। बाकी आपके माफी चाहता हूँ, एबायोटिक, मैं अभी वर्ड आपका गलत यूज कर गया। ड्रॉट जो है वो आपका एबायोटिक स्ट्रेस है। बाकी इसके अलावा टेम्परेचर, सनलाइट है ना, आपका वाटर, ये सारे क्या हो सकते हैं, अगेन यहाँ पर आपके जो है एबायोटिक स्ट्रेस हो सकते हैं। लेकिन इसमें जब आंसर ही आपका यहाँ पर कॉमन में एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर क्या होगा आपका ड्रॉट, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है विच प्लांटेशन क्रॉप इज प्राइमरली प्रोपेगेटेड थ्रू द स्टेम कटिंग। इनमें से कौन सी प्लांटेशन क्रॉप है जो कि मेनली आपकी यहाँ पर स्टेम कटिंग के थ्रू ग्रो करवाई जाती है। देखो सिंपल सा फंडा है, यहाँ पर कपास और राइस दोनों ही ये आपकी जो फसलें हैं ये प्लांटेशन क्रॉप नहीं है भाई, ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात है कोकोआ और टी। देखो कोकोआ और टी की बात करें तो इन दोनों को ही हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपकी इसके द्वारा लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो क्या रहेगा, टी हम लोग सूटेबल ऑप्शन के थ्रू चूज कर सकते हैं, दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। तो मेनली यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, टी जो है इसको हम लोग किसके द्वारा लगाते हैं, ज्यादातर आपका स्टेम कटिंग के थ्रू ही ग्रो करवाते हैं, तो आंसर आपका टी होगा, चाय होगा, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम आपको पता है, कैमेलिया साइनेंसिस। अगला आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ मल्चिंग इन बीट रूट कल्टीवेशन। बीट रूट कल्टीवेशन के अंदर मेन आपका पर्पस क्या होता है, मल्चिंग करने का। मल्चिंग का मतलब है सीड को कवर करना, और मैंने मल्चिंग को बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया हुआ है, इसके लिए 2 यूट्यूब पे मैंने पूरे सेशन लिए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देखना, क्योंकि मल्चिंग से क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम के अंदर आ रहे हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के समय के अंदर। तो आप अगर उन टॉपिक को नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर जरूर देखिएगा, मैंने मल्चिंग के ऊपर काफी अच्छे वीडियोस दो आपको प्रोवाइड करवाए हैं, और वहां से सारे क्वेश्चंस आपके कवर होते हैं, किसी भी एग्जाम में आ जाए। तो यहां अगर हम बात करें तो वो क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा कि मॉइस्चर रिटेंशन के लिए, दूसरा है टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए, या आपका वीड कंट्रोल के लिए। तो देखो फील्ड की जब बात कर दी गई तो उसके अंदर मेन तो देखो टारगेट ये होता है कि आपका मल्चिंग जो है वो कहीं ना कहीं आपका मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए होता है, लेकिन उसके साथ में टेम्परेचर रेगुलेशन भी होगा, वीड कंट्रोल भी होगा, और जब ऑल ऑफ दीज ऑप्शन दे दिया गया है तो ये सारे ही ऑप्शन यहां पर सूटेबल राइट आंसर है कि इसके अंदर मल्चिंग जो है इन सभी के अंदर हेल्प करेगा। आपका एक जो है कोई रोल प्ले नहीं करने वाला, वो सभी इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर आपका प्ले करने वाला है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहां पर याद रखना मल्चिंग के बेनिफिट जो है वो सारे आप लोग यहां से भी देख सकते हो। ये आपके इवेपो ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करेगा, मॉइस्चर रिटेंशन को इंक्रीज करेगा, इसके अलावा जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने का काम करेगा, न्यूट्रिएंट जो अवेलेबिलिटी है उसको एनहेंस करने का काम करेगा, रूट का जो एब्जॉर्प्शन है नीचे से वाटर का है ना, और न्यूट्रिएंट के साथ में वो भी एनहेंस करेगा, वीड को स्प्रेस करने का काम करेगा, सैलिनिटी को रिड्यूस करने का काम करेगा, और बायोलॉजिकल जो एक्टिविटीज होती है, मतलब जो आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म्स की एक्टिविटीज है उनको भी एनहेंस करने का काम करेगा, एज वेल एज ये आपके बायोलॉजिकल जो यहाँ पर क्रॉप पेस्ट और डिजीज होते हैं उनको भी कंट्रोल करने में काफी हद तक हेल्प करता है। और इवन तो जैसे मैंने बताया कि सैलिनिटी को रिड्यूस करने का काम करेगा, इसका मतलब पीएच को भी बैलेंस करने का काम करता है, और एज वेल एज ऑर्गेनिक मैटर अगर ऐड करेगा तो वहां पर मैंने आपको बताया कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो होंगी सोइल के अंदर वो भी इंप्रूव होंगी, जिसके साथ आपका बायोलॉजिकल साइकिल जो है यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ जो आपके न्यूट्रिएंट साइकिल होते हैं उनको भी बैलेंस करने में ये हेल्प करता है। तो ओवरऑल काफी हद तक हमारा जो मल्चिंग है इसका बेनिफिट हमें देखने को मिलता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमारा मल्चिंग हम कौन सी यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मल्च यूज कर रहे हैं या फिर आपका इनऑर्गेनिक मल्च यूज कर रहे हैं। और इसको अगेन आप लोग देखने के लिए प्लीज मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा यहाँ पर कि जाकर उन वीडियोस को देखो, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको कम से कम 1-1.5 घंटे के सेशन है दोनों के दोनों, ठीक है, दोनों मिलाकर 1.5 घंटे के मेरे हिसाब से, तो दोनों को आप लोग जरूर जाकर देखो, वहां से आपको काफी हद तक समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिक्यूलर एडेड ब्रीडिंग इन द प्लांटेशन क्रॉप, यानी कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्लांटेशन क्रॉप्स के अंदर आणविक प्रेरित जो प्रजनन है उसका क्या महत्व होता है। तो पहला ऑप्शन है इट एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ इंप्रूव्ड वेराइटीज, इट हेल्प इन प्रोड्यूसिंग द हाइब्रिड क्रॉप, इट इंक्रीज द साइज ऑफ फ्रूट्स एंड इट रिड्यूस द नीड ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो याद रखना ये आपका एक्चुअली में जो इंप्रूव्ड वेराइटीज होती हैं उनके डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, ताकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा हम लोग हाइब्रिड इंप्रूव्ड वेराइटीज को डेवलप कर सकें और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन आपका कर सकें, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपका यहां पर है, विच स्पाइस रिक्वायर द फर्मेंटेशन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग टू डेवलप इट्स कैरेक्टरिस्टिक एरोमा। मतलब क्या है कि आपके कौन से स्पाइसेस के अंदर आपकी फर्मेंटेशन की आवश्यकता होती है प्रोसेसिंग के दौरान, ताकि उसकी जो एरोमा है, जो उसका एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको डेवलप किया जा सके। पहला ऑप्शन है कोरिएंडर, दूसरा ऑप्शन है क्रोव। क्या हम लोग इनमें किसी प्रकार की कोई फर्मेंटेशन करते हैं? मेथी के अंदर क्या कोई करते हैं? नहीं। वनीला जो होता है इसमें क्या किया जाता है? फर्मेंटेशन किया जाता है उसकी एरोमा को डेवलप करने के लिए। तो यहां पर राइट आंसर आपका क्या होगा जी? वनीला होगा, जो कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका यहां पर है, विच टाइप ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन वन सीजन। क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से टाइप ऑफ जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है जो अपने लाइफ साइकिल को केवल एक ही सीजन में कंप्लीट कर लेती है। तो आपको पता होना चाहिए, वैसे भी हमारे किसी भी, चाहे हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो, आपकी फील्ड क्रॉप हो, कोई भी अगर एक सीजन में या एक साल से कम सीजन में अगर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एनुअल क्रॉप बोलते हैं। बाकी यहाँ पर बाइनियल क्रॉप वो होती है जिनको क्रॉप को 1 से 2 साल के बीच में समय लगता है, और आपका 2 साल से जिनको ज्यादा समय लगेगा वो हमारी क्या होती है? आपकी पेरिनियल क्रॉप होती है। तो आंसर आपका क्या होगा? एनुअल क्रॉप, वार्षिक फसल या मूल्यवान क्रॉप। क्या नाम लिया गया इनका? ठीक है, तो वार्षिक आपकी फसल। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज पंचगव्य इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक खेती में पंचगव्य क्या होता है? देखो, गाय के जो प्रोडक्ट्स होते हैं 5, उन 5 प्रोडक्ट को आपस में मिलाकर जो तैयार किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज पंचगव्य। तो यहां पर अगर हम बात करें तो क्या होगा पंचगव्य? ए मिक्सचर ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट? नो। ए मिक्सचर ऑफ 5 काउ ड्राइव्ड प्रोडक्ट, यानी कि 5 गाय से प्राप्त उत्पादों का मिश्रण। तो मैंने अभी आपको अभी बताया ना कि आपके काउ से जो प्रोडक्ट आपके मिलते हैं, उन 5 प्रोडक्ट को मिलाकर जो आपका प्रोडक्ट बनता है। हर्बल पेस्टिसाइड, एक टाइप ऑफ कंपोस्ट? नहीं। तो इनमें से आपका नहीं होगा। आंसर यहां पर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द सुटेबल। ठीक है, और याद रखना ये 5 प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं? काउ डंग, काउ यूरिन, मिल्क काउ, काउ कर्ड और काउ आपका घी। इन 5 को मिलाकर जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो आपका पंचगव्य है, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती के अंदर प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, विच फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन ग्रेप इज प्राइमरली कॉज्ड बाय द एक्सेसिव नाइट्रोजन फर्टिलाइजेशन। देखो, क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है ग्रेप्स के अंदर जो कि मेनली एक्सेसिव नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, यानी कि ज्यादा आपके जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक होते हैं उनको देने से आता है। पहला ऑप्शन है शॉर्ट इंटरनोड, दूसरा आपका है लाइट ग्रीन टू येलो लीव्स, तीसरा ऑप्शन है डिलेड राइपनिंग, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो, सिंपल सा फंडा है कि भाई जब हम नाइट्रोजन को अप्लाई करते हैं तो प्लांट की जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है वो बढ़ जाती है, और वेजिटेटिव ग्रोथ जब बढ़ जाती है तो उसके अंदर आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ तो आपकी डिले हो जाती है, सॉरी आपकी कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाती है, वो आपकी उसका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाता है, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है वो आपकी डिले हो जाती है। तो यहाँ पर याद रखना, इसके अंदर राइपनिंग जो होगी वो क्या हो जाएगी? डिले हो जाएगी। ये बात सही है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ग्रोथ मैंने क्या बोला, ये आपकी रिड्यूस हो जाएगी, और वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? इसके अंदर याद रखना डिलेड राइपनिंग जो है वो आपका राइट आंसर देखने को मिलेगा, क्योंकि शॉर्ट इंटरनोड भी नहीं होगा, लाइट ग्रीन टू येलो लीव्स भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आंसर आपका डिलेड राइपनिंग इज परफेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन वेजिटेबल। कौन सा आपका कॉमन मेथड है जो हम लोग यूज कर सकते हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए वेजिटेबल्स में? पहला ऑप्शन है कंट्रोल्ड पॉलिनेशन, दूसरा आपका है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तीसरा है रैंडम मैटिंग, और चौथा ऑप्शन आपका है नेचुरल आपका सिलेक्शन। तो देखो, याद रखना कि यहाँ पर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन की बात करते हैं वेजिटेबल्स के अंदर, तो मेनली हम लोग किसको यूज करते हैं? पहला ऑप्शन आपका क्या है? कंट्रोल्ड पॉलिनेशन, दूसरा आपका है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और तीसरा आपका है रैंडम मैटिंग, और चौथा ऑप्शन आपका नेचुरल सिलेक्शन। तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं आपका कंट्रोल्ड पॉलिनेशन, यानी कि आपका नियंत्रित परागण। ठीक है, मतलब पॉलिनेशन जो है वो आपकी कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर होनी चाहिए। अगला आपका क्वेश्चन है, विच टर्म डिस्क्राइब द फिनोमिना वेयर ए हाइब्रिड शो रिड्यूस परफॉर्मेंस कंपेयर टू इट्स पेरेंट्स। मतलब क्या है कि कौन सी टर्म यहाँ पर डिस्क्राइब करती है एक फिनोमिना को जिसके अंदर जो हाइब्रिड होते हैं, मतलब एक ए पेरेंट है और एक बी पेरेंट है, इन दोनों को जब हम क्रॉस करवाएंगे तो ये आपके जो होंगे, यहां पर जैसे मान के चलिए सी है, तो ये जो आपका हाइब्रिड है इसको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड बोलते हैं, जो अलग अलग पेरेंट से आपका बनता है। तो ये जो हाइब्रिड है वो अपने दोनों ही पेरेंट से क्या होगा? आपका परफॉर्मेंस में रिड्यूस होगा, कम होगा, बेटर नहीं हो पाएगा। अगर ये बेटर होता तो हम क्या बोलते हैं उसको? इसको हम हेट्रोसिस प्रोसेस बोलते हैं, जिसके अंदर आपका अगर ये दोनों ही पेरेंट्स से सुपीरियर पाया जाता है तो उसको हम हेट्रोबाइटियोसिस के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अगर हम इस केस में बात करते हैं तो वो आपका नेगेटिव हेट्रोसिस होता है, और वो
किसके रीजन की वजह से होता है? तो वो होता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से होता है, ठीक है, याद रखना किसकी वजह से होता है? आपका इन ब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से होता है। तो ऑप्शन बी यहां पर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करें यहां पर, तो आपका क्या होगा आंसर यहां पर? हेट्रोसिस और सॉरी इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द मेजर कंसर्न रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया? कि आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को इंडिया से अगर एक्सपोर्ट करना है तो उस केस में मेजर कंसर्न क्या होता है? कि आपकी हाई प्रोडक्शन कॉस्ट है। देखो हाई प्रोडक्शन कॉस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आगे भी हम मार्केट में बेचेंगे तो डेफिनेटली उसका प्राइस हमें मिलेगा, तभी तो हम बेचेंगे। दूसरा है एंश्योरिंग द ट्रेसेबिलिटी एंड सर्टिफिकेशन, मतलब आपका यहां पर क्या है कि प्रमाणित जो है आपके सर्टिफाइड प्रोडक्ट ही मार्केट के अंदर जाने चाहिए। ये एक मेजर समस्या है, क्योंकि आज के समय में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी समस्या यहां पर यही है, क्योंकि देखो आपकी एक्सपोर्ट मार्केट लिमिटेड है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, लैक ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है नहीं, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं जो आपके उच्चतम गुणवत्ता वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, और कहीं ना कहीं आपको पता है कि मार्केट के अंदर अगर ये प्रोडक्ट आपके अवेलेबल है, ट्रेसेबिलिटीज का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी प्रकार से भी प्रोडक्ट के अंदर बेटर क्वालिटी नहीं है तो उसको हम वापस ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। क्योंकि देखो क्या होता है, अगर आपका प्रोडक्ट यहां से भेजा जा रहा है तो पहली बात है उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, और अगर वो मार्केट में चला गया तो वहां पर जाने के बाद क्या होता है कि अगर आपकी क्वालिटी उसमें बेहतरीन नहीं है तो उस प्रोडक्ट को वापस आपका भेज दिया जाएगा, जो कि काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो जरूरी है यहां पर कि अगर वाकई में उस प्रोडक्ट के अंदर किसी प्रकार की क्वालिटी के अंदर कंपेरिजन पाया, सॉरी आपका कहीं ना कहीं नुकसान पाया जाता है, लेस पाया जाता है, उतनी क्वालिटी नहीं होती है, उसमें पेस्टिसाइड रेजिड्यूज वगैरह अगर होते हैं तो फिर उस प्रोडक्ट को हमें वापस लेना ही पड़ेगा अंडर द ट्रेसेबिलिटीज, है ना। तो ये आपका रहेगा, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या होगा? एंश्योरिंग द ट्रेसेबिलिटीज एंड सर्टिफिकेशन इज द मेजर कंसर्न रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन इंडिया, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को कौन यहां पर आपका कंट्रोल करता है? तो याद रखना एपिडा के अंडर में एक आपका सर्टिफिकेट दिया जाता है जो कि एनपीओपी, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के तहत दिया जाएगा, ठीक है। और इसी के अंडर में, और आज हमारे इंडिया की ऑर्गेनिक रैंक कौन सी है? तो याद रखना इंडिया की एरिया वाइज जो रैंक है वो सेकंड है, और पॉपुलेशन वाइज यानी कि नंबर ऑफ फार्मर जो अंगेज है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर, वो उस रैंक में इंडिया आपका फर्स्ट है। सबसे ज्यादा फार्मर अंगेज इंडिया में है, लेकिन सबसे ज्यादा एरिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, सेकंड रैंक में हमारे इंडिया में आता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेडिशनल जैपनीज फ्लावर अरेंजमेंट स्टाइल एम्फेसाइजिंग द सिमेट्री एंड हार्मोन? देखो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि नॉर्मली जो आपका फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग आपके जैपनीज के अंदर इकेबाना के नाम से जानते हैं, जो कि आपका ये रहा, और मोरीबाना जो है वो इकेबाना का ही एक टाइप होता है। तो यहाँ पर मेजर टर्म आपकी कौन सी रहेगी? इकेबाना रहेगी। इसके अंदर अगर लार्ज साइज हमारे जो फ्लावर्स होते हैं उनको जो अरेंज किया जाता है वो मोरीबाना टेक्निक के तहत किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा आपका? इकेबाना, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन यहां पर है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग यूवी स्टेबलाइज्ड पॉलीइथाइलिन सीट इन ग्रीन हाउस? कि आपकी जो यूवी स्टेबलाइज्ड पॉलीइथाइलिन सीट्स होती हैं उनका प्रयोग करने से क्या फायदा होगा? नाम से पता चल रहा है यूवी स्टेबलाइज्ड, मतलब वो यूवी रेडिएशंस को आपकी अंदर आने से क्या करेंगी? रोकने का काम करेंगी। और आज प्रेजेंट टाइम में अगर हम यूवी रेडिएशंस को रोकते हैं तो उससे क्या फायदा होगा? टू एनहेंस द सॉइल फर्टिलिटी, टू सपोर्ट द प्लांट ग्रोथ एंड ग्रोथ मैकेनिकली। तीसरा ऑप्शन है टू रिड्यूस द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डैमेज, और चौथा ऑप्शन है टू इंक्रीज द ह्यूमिडिटी लेवल। ऑप्शन डायरेक्टली दिया यहां पर, ठीक है, टू रिड्यूस द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डैमेज। इसमें सोचने की भी आवश्यकता आपको नहीं है, केवल क्वेश्चन को देखकर भी आप आराम से आंसर इसका कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहां पर है, विच ट्रफ एस्टेब्लिशमेंट मेथड प्रोवाइड द इंस्टेंट ग्रीन कवर? क्वेश्चन क्या पूछा गया कि किस ट्रफ एस्टेब्लिशमेंट मेथड के अंडर में यहां पर आपका एक इंस्टेंट ग्रीन कवर जो है वो अवेलेबल हो जाता है? पहला ऑप्शन है सोर्टिंग, दूसरा ऑप्शन है प्लगिंग, तीसरा ऑप्शन है सीडिंग, चौथा ऑप्शन है स्प्रिंगिंग। देखो इनके अंदर यहां पर हम लोग, आपको पता है कि सारे के सारे मेथड क्या है आपके? ट्रफ सीडिंग के मेथड है। यानी कि ट्रफ का मतलब क्या होता है कि जो घास के मैदान आपने देखे होंगे, चाहे हम गोल्फ कोर्स की बात करते हैं, कहीं भी हम बात करते हैं, तो वहां पर इंस्टेंटली ग्रीन कवर कौन प्रोवाइड कराएगा? तो याद रखना सोडिंग जो होता है, इसमें आपके इस प्रकार के छोटे छोटे जो यहाँ पर एज इट इज जो आपके ट्रफ होते हैं उनको उठाया जाता है और फिर उनको वहां पर लगा दिया जाता है। तो सोडिंग के तहत हमें एक इंस्टेंटली आपका ट्रफ जो है वो स्थापित किया जा सकता है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होती। ग्रीन कवर हमें देखने को मिलेगा किसके अंडर? आपका सोडिंग के अंडर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, विच कट फ्लावर नीड द स्पेशल सपोर्ट ड्यू टू इट्स वीक स्टेम एंड टॉप हैवी ब्लूम? क्वेश्चन पूछा गया कि कमजोर तने और भारी फूलों के कारण किस कट पौधे को विशेष सहारे की आवश्यकता होती है? देखो आपका एक तो तने का जो
जो है स्टेम जो रहेगा वो वीक रहेगा, और बाकी फूल जो है वो फ्लावर आपके हैवी होने के कारण प्लांट के गिरने के चांसेस रहते हैं, लॉजिंग प्रॉब्लम रहती है। तो इस केस में हम लोग कौन सा यहाँ पर आपका जो है फ्लावरेज के अंदर इसकी सपोर्ट की आवश्यकता होती है, सहारे की आवश्यकता पड़ती है। और रोज होता है, ग्लेडियोलस होता है, जर्बरा होता है, या फिर आपका क्राइसैंथेमम होता है। तो मेनली ये क्या होगा, आपका ग्लेडियोलस होगा। ठीक है, याद रखिएगा, मैंने बोला था ग्लेडियोलस बहुत इंपॉर्टेंट आपका फ्लावर है। अगला फिर क्वेश्चन है, विच कट फ्लावर इज नोन फॉर फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग। पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग के अंदर जियोट्रॉपिक और फोटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? फोटोट्रॉपिक मतलब लाइट को रिस्पॉन्स करना, जिसके अंदर फ्लावर आपका लाइट के डायरेक्शन में मुड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो बैंडिंग आने के कारण उसकी क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से मार्केट में उसका रेट उतना नहीं मिल पाता। तो यहां पर अगेन आपका आंसर क्या होगा, ग्लेडुलस होगा, जिसके अंदर ये समस्याएं देखने को मिलती है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, विच फैक्टर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द सेकेंडरी मेटाबोलाइट रिटेंशन ड्यूरिंग द ड्राइंग ऑफ ग्लोरिसा ट्यूबर्स। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लोरिसा जो ट्यूबर्स हैं उनके अंदर ड्राइंग ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ओके, कौन सा फैक्टर है जो कि मेनली आपका अफेक्ट करेगा किसको, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को, किसके दौरान, जब हम आपके ग्लोरियोसा जो ट्यूबर्स होते हैं उनको सुखाते हैं, तो उस टाइम पर कौन से यहाँ पर जो मेजर आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं या द्वितीयक चयापचय होते हैं जो कि संरचना को प्रभावित कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है एल्टीट्यूड ऑफ ड्राइंग एरिया, दूसरा है टेम्परेचर टाइम कॉम्बिनेशन, तीसरा है एयर स्पीड, और चौथा ऑप्शन है आपका लाइट एक्सपोजर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, टेम्परेचर टाइम कॉम्बिनेशन, यानी कि तापमान समय का जो संयोजन होगा वो यहाँ पर काफी हद तक इफेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, विच इज कॉमन अप्रोच इन द इंप्रूवमेंट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कौन सी कॉमन अप्रोच फॉलो की जा सकती है किसके लिए, आपके मेडिसिनल और जो एरोमेटिक क्रॉप्स होती हैं उनको यहाँ पर इंप्रूव करने के लिए। पहला ऑप्शन है मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन ओनली, दूसरा है म्यूटेशन ब्रीडिंग ओनली, और तीसरा है हाइब्रिडाइजेशन ओनली, या ऑल ऑफ दिस। डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर सभी को ही प्रयोग में लेके आ सकते हैं, मेडिसिनल और एरोमेटिक जो क्रॉप्स होती हैं उनको इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, विच कंपाउंड इज ऑफन यूज्ड टू इनहिबिट द इथाइलिन एक्शन इन सेंसिटिव फ्लावर। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा कंपाउंड आपका यूज किया जाता है आपके इथाइलिन एक्शन को इनहिबिट करने के लिए सेंसिटिव फ्लावर्स के अंदर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सिल्वर थायोसल्फेट, दूसरा ऑप्शन है बोरिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है यूरिक एसिड, और यूरिया आपका चौथा ऑप्शन है जिंक सल्फेट। तो यहां पर याद रखना हमारा सिल्वर आयन या फिर आपका सिल्वर थायोसल्फेट जो है मेनली इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं, किसके लिए, आपके इथाइलिन को इनहिबिट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको लिमिट करने के लिए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका यहां पर सिल्वर थायोसल्फेट। अगला क्वेश्चन आपका, विच कट फ्लावर इज आइडली हार्वेस्टेड व्हेन द फर्स्ट फ्लोरेट ओपन ऑन द स्पाइक। तो देखो इसका भी आंसर यहां पर क्या रहेगा आपका, अगेन ग्लेडुलस। ठीक है, तो ग्लेडुलस के ऊपर 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, वही अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द पेटेंट लाइट इन कट फ्लावर कल्टीवेशन। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आपके कटे हुए फूलों की खेती में पेटेंट लाइट क्या है, टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस है, या नेचुरल लाइट इज एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ है, या लाइट मॉडिफिकेशन डिवाइस है, या पेस्ट कंट्रोल डिवाइस है। तो याद रखना ये आपकी क्या होती है, एक लाइट मॉडिफिकेशन डिवाइस होती है, प्रकाश संशोधन आपका उपकरण होता है। अगला आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द की फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द कैनोपी मैनिपुलेशन प्रैक्टिस। यानी कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कैनोपी शेडिंग प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या होता है। पहला ऑप्शन है आपका, देखो सिंपल सा फंडा है कि की फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द कैनोपी मैनिपुलेशन। तो कैनोपी आपकी होती है, कैनोपी कहीं ना कहीं किसके साथ एसोसिएटेड होती है, सोलर रेडिएशन, जो आपकी रेडिएशन आती है उसके साथ। तो डेफिनेटली यहां पर आंसर क्या होगा, सोलर रेडिएशन अवेलेबिलिटी, ना कि आपका टाइप ऑफ फर्टिलाइजर यूज, सॉइल पीएच लेवल, इंसेक्ट पॉपुलेशन। मेनली ये किसके साथ एसोसिएटेड रहेगा, आपका सौर विकिरण की उपलब्धता यानी कि सोलर रेडिएशन अवेलेबिलिटी के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, विच इंडियन रेगुलेटरी बॉडी ओवरसीज द क्वालिटी कंट्रोल इन हर्बल रॉ मटेरियल। कि आपका यहां पर कौन सी भारत की नियामक संस्था है जो कि हर्बल कच्चे माल की गुणवत्ता की नियंत्रण जो है वो आपका उसकी निगरानी करती है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, या मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, या नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज है। तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है। ठीक है, चलिए अब हम बात करें यहां पर, अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द आइडियल सीड ट्रीटमेंट मेथड फॉर ब्रिंजल टू कंट्रोल सॉइल बोर्न पैथोजन। ठीक है, आपके मेनली जो मूल जैविक रोगों को नियंत्रण करने के लिए बैंगन के लिए आदर्श बीज उपचार विधि क्या होती है। आपके बैंगन यानी कि
जो ब्रिंजल है उसके सोइंग से पहले सीड ट्रीटमेंट करना, और किसके लिए, वो भी आपके सॉइल बोर्न पैथोजन से बचने के लिए। तो हम किससे करते हैं, नॉर्मल वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई भी नहीं करते हैं, एसिड ट्रीटमेंट करते हैं, या फिर आपका फंगिसाइड ट्रीटमेंट करते हैं। तो याद रखना मेनली इसमें क्या करते हैं हम लोग, आपके फंगिसाइड ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि फंगस के लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं और वो भी सॉइल बोर्न डिजीज आपका इससे ज्यादा फैलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच फ्लावर क्रॉप इज हाईली रिस्पॉन्सिव टू फोटो पीरियड रेगुलेशन इन द प्रोटेक्टेड कंडीशन। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कौन सी फ्लावर क्रॉप है जो कि हाईली रिस्पॉन्सिव होती है किसके रिगार्डिंग, आपकी फोटो पीरियड रेगुलेशन के दौरान आपकी प्रोटेक्टेड कंडीशन के अंदर। ट्यूबरोज है, मेरीगोल्ड है, क्रोसेंड्रा है, या फिर आपका क्राइजेंथेमम है। तो आंसर इसका क्या होगा, आपका ऑक्सना, जिसको हम क्रोसेंड्रा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर इन सीड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन जर्मिनेशन। आपकी अंकुरण के लिए कौन सा भाग जो होता है बीज का वो जिम्मेदार रहता है। तो सिंपल सा फंडा है भाई, आपके सीड के अंदर क्या होता है, बाहर एक पार्ट आपका एंडोस्पर्म होता है, एक पार्ट आपका एम्ब्रियो होता है। ठीक है, बाहर का पार्ट आपका यहाँ पर अगर हम बात करें तो उसके अंदर सीड कोट होता है। तो मेनली एम्ब्रियो पार्ट होता है जिसमें से प्लूम्यूल और आपके रेडिकल पोर्शन निकलते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, एम्ब्रियो, अंकुर, है ना। तो आंसर इसमें सोचने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, विच पार्ट ऑफ रूट सिस्टम एब्जॉर्ब द मोस्ट न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। आपकी मिट्टी में से कौन सा पार्ट है प्लांट का जो सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है। तो आपको पता है रूट के अंदर भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो इसके अंदर लेटरल रूट होती हैं, टैप रूट होती हैं, कोर कैम्बियम होता है, या फिर आपका फीडर रूट होती है। तो फीडर रूट मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब करने में, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। ठीक है, ये आपके रूट हेयर्स होते हैं मेनली, जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा, फीडर रूट। अगला क्वेश्चन है, विच लीगल प्रोटेक्शन मेथड कवर द यूनिक हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस लिंक टू ज्योग्राफिकल रीजन। आपके पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजंस के साथ एसोसिएटेड या लिंक्ड आपके यहां पर क्या है, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जिनको आपका लीगल प्रोटेक्शन आपका मेथड मिल जाता है। तो आंसर क्या होगा, कॉपीराइट है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, प्लांट पेटेंट है, या फिर आपका ट्रेडमार्क है। आंसर क्या होगा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर आपके ज्योग्राफी के अंदर या किसी भी लोकेशन में जो आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसको एक लीगल आपका यहां पर प्रोटेक्शन मिल जाता है कि ये प्रोडक्ट यहां से बिलोंग करता है। इसके अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है, उसका प्राइस भी बेहतर मिलता है बाकी अलग एरिया से अगर वही सेम प्रोडक्ट आपका तैयार किया जाता है तो। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, विच पॉलीमर इज कॉमनली यूज्ड फॉर सीड कोटिंग टू एनहेंस द जर्मिनेशन इन कुकुरबीट क्रॉप। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सा पॉलीमर है जो कि कॉमनली आपका सीड कोटिंग के लिए यूज किया जाता है आपके कुकुरबीट क्रॉप के अंदर जर्मिनेशन को एनहेंस करने के लिए। तो पहला ऑप्शन है पॉलिएटिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, तीसरा ऑप्शन है आपका कार्बोमिथाइल एसिड और चौथा ऑप्शन है पॉलीविनाइल अल्कोहल। तो आंसर क्या होगा, पॉलीविनाइल अल्कोहल होगा यहां पर, जिसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए साइन बैंक इन नर्सरी। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आपका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है एक साइन बैंक का नर्सरी के अंदर। तो ये रूट स्टॉक प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है, साइन प्रिजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है, या फिर आपका पेस्ट कंट्रोल। नाम से पता चल रहा है साइन है तो साइन मतलब आपको पता है एक रूट स्टॉक होता है, एक साइन होता है। साइन जो ऊपर आपका यहां पर है रूट स्टॉक के ऊपर क्या किया जाता है, अटैच किया जाता है आपके नए प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए ग्राफ्टिंग के अंदर। ठीक है, तो हम एक रूट स्टॉक को यूज करते हैं, एक साइन को यूज करते हैं। तो डेफिनेटली साइन बैंक आपका क्या काम करेगा, साइन को संरक्षण देने का काम करेगा ना भाई, साइन को प्रिजर्व करने का काम करेगा। तो आंसर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ ट्रेसेबिलिटी इन ऑर्गेनिक स्पाइसेस एक्सपोर्ट। तो मैंने अभी बताया था आपको कि जो आपका यहां पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर क्वालिटीज को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। उसके अकॉर्डिंग अगर कोई आपका यहां पर क्या है कि किसी प्रकार से हेल्प इन प्रोडक्ट रिकॉल, तो यहां पर उत्पाद को वापस लेने में जो मदद करता है वो कौन यहां पर है आपका है, हेल्प इन ट्रेसेबिलिटी जो है वो इसमें रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा जी, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, विच स्पाइस क्रॉप हैज डायोसियस प्लांट, यानी कि जिसके अंदर मेल यानी कि मेल और फीमेल प्लांट आपके जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो वो आपका कौन सा होता है, क्यूमिन होगा, नटमैग होगा, टर्मरिक होगा, या फिर ब्लैक पेपर। तो आंसर होगा जायफल यानी कि नटमैग। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है यहां पर, व्हाट डज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एम टू अचीव द मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाट डज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एम टू अचीव द मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप। मतलब आपका यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि सिलेक्शन का मेन एम क्या होता है, या ये कह सकते हो औषधीय और सुगंधित फसलों के अंदर चयन की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, या सिलेक्शन का मेन आपका टारगेट क्या होता है। reducing the pest infestation, increasing the size of flower, improve the soil fertility, या identifying and propagating the plant with superior trait। डेफिनेटली यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि आपके बेहतर प्लांट को चूज करना, उनको आइडेंटिफाई करना, प्रोपेगेट करना, ताकि सुपीरियर ट्रेट्स के साथ हम उनको प्रोड्यूस कर सकें। अगला क्वेश्चन आपका है, विच कूल सीजन ट्रफ ग्रास स्पीसीज इज बेस्ट सूटेड फॉर द टेम्परेट रीजन। कौन सी आपकी कूल सीजन ट्रफ ग्रास स्पीसीज होती है जो कि आपकी बेस्ट शूट होती है किसके लिए, टेम्परेट रीजन के लिए। पहला ऑप्शन है पेरिनियल राई ग्रास, दूसरा ऑप्शन
है सेंट ऑगस्टिन ग्रास, और तीसरा ऑप्शन है जोइसिया ग्रास, और चौथा ऑप्शन है बरमुंडा ग्रास। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, पेरिनियल राई ग्रास जो है वो उपयुक्त होता है टेम्परेट रीजन्स के लिए, यानी कि कूल सीजन कंडीशंस के लिए। अगला आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चैलेंज इन ब्रीडिंग ऑर्नामेंटल प्लांट फॉर फ्रेग्रेंस। मतलब क्वेश्चन पूछा गया कि क्या मेजर चैलेंज होता है आपके ऑर्नामेंटल प्लांट्स के अंदर जो फ्रेग्रेंस है उसके लिए, यानी कि सुगंध के लिए, सजावटी पौधों में प्रजनन के लिए निम्न से कौन सी चुनौती होती है? लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, हाई सीड डॉर्मेंसी, डिफिकल्ट इन पॉलिनेशन, या लो मार्केट डिमांड। तो आंसर क्या होगा, लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी के कारण क्या होता है उसके अंदर यहाँ पर मेजर ब्रीडिंग चैलेंज हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ फोटो पीरियड इन सेक्स एक्सप्रेशन इन कुकुरबिट्स। आपके कुकुरबिट्स के अंदर फोटो पीरियड का क्या रोल होता है सेक्स एक्सप्रेशन में? तो यहाँ पर याद रखना, फोटो आपके कुकुरबिट्स के अंदर क्या होता है कि एक तो आपके शॉर्ट डे और लॉन्ग डे। अगर शॉर्ट डे होगा तो वहां पर क्या होता है, फीमेल फ्लावर आपके प्रमोट होंगे, और अगर आपके लॉन्ग डे होगा तो वहां पर मेल फ्लावर आपके प्रमोट होंगे। तो इस केस में यहाँ पर दिया गया फोटो पीरियड हैज नो रोल, लॉन्ग डेज हैज प्रमोट द फीमेल फ्लावर, एंड शॉर्ट डेज प्रमोट द फीमेल फ्लावर, शॉर्ट डेज प्रेस द फीमेल फ्लावर। आंसर क्या होगा, शॉर्ट डे प्रमोट द फीमेल फ्लावर एंड लॉन्ग डे प्रमोट द मेल फ्लावर। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है विच हार्मोन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्सिशन ऑफ लीव्स एंड फ्रूट इन प्लांट। आपके प्लांट के अंदर पत्तियों और यहाँ पर फूलों को गिराने में कौन सा हेल्प करेगा? तो देखो आपको पता होना चाहिए प्लांट के अंदर मेनली 5 हार्मोन मेजर होते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। इनमें से 3 हार्मोन हैं जो कि हमारे एज ए ग्रोथ प्रमोटिंग में रोल प्ले करते हैं, और ग्रोथ रिटार्डेंट में आपके 2 हार्मोन होते हैं, एक आपका एथाइलिन और एक आपका एब्सिसिक। इथाइलिन जो है वो वेजिटेटिव ग्रोथ को आपका रिटार्ड करता है और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को आपका एनहेंस करने में हेल्प करता है। ठीक है, और जब फ्रूट आपका पक जाता है तो उसको गिराने में या फिर लीफ को गिराने में आपका क्या करेगा, हेल्प करेगा जब वो मैच्योरिटी तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो साइटोकाइनिन, जिबरलिन, ऑक्सिन, ये तीनों तो डेफिनेटली आपके प्रमोटिंग हार्मोन है, इनको हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, लेकिन इथाइलिन एब्सिसिक एसिड ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो आंसर आपका डायरेक्टली क्या हो जाएगा, इथाइलिन होगा, जो कि इसके लिए वर्क करेगा फ्रूट और लीव्स को गिराने में। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है विच बायोलॉजिकल डिसऑर्डर इन टोमेटो इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम की कमी की वजह से कौन सा मेजर डिसऑर्डर देखने को मिलता है आपके टोमेटो के अंदर? तो ब्लॉसम एंड रोट, आपने नाम सुना होगा, सिंपल सा फंडा है। तो कहां है ऑप्शन के अंदर, रूट रोट, येलोइंग ऑफ लीव्स, कर्ल्ड लीव्स, या फिर आपका ब्लॉसम एंड रोट? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला आपका क्वेश्चन है यहां पर विच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इज प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर द एसेंशियल ऑयल एंड परफ्यूम इंडस्ट्रीज। कौन सा आपका इंस्टीट्यूट है जो कि इंडिया के अंदर आपकी एसेंशियल ऑयल और परफ्यूम इंडस्ट्रीज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रीज रिसर्च, दूसरा ऑप्शन है आईसीआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, एंड डिफरेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर। तो आपका आंसर क्या होगा, फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर, यानी कि सुगंध एंड स्वाद विकास केंद्र। अब ये बताना है आपको ये कहां पर एस्टेब्लिश्ड है, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑफ इज कॉमनली फॉलोड फॉर मेजरिंग द क्वालिटी ऑफ कट फ्लावर। इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड है जो कि मेनली आपका फॉलो किया जाता है किसके लिए, क्वालिटी ऑफ कट फ्लावर को मेजर करने के लिए? तो वो आपका क्या होगा, ग्लोबल गुड एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है, या इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है आपका आईएसआई है, या आपका फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है? तो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेजरली जो आपके कट फ्लावर हैं या फ्लावर्स की जो क्वालिटीज होती हैं उनको मेजर करने के लिए जो वर्क करता है वो आपका ग्लोबल गुड्स एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है। वैसे इसके अंडर में भी करते किया जाता है, लेकिन मेन टारगेट यहाँ पर किसके अंडर में होगा, आपका ग्लोबल गुड्स एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब ये दोनों भी इसके अंदर वर्क करते हैं, लेकिन मेन स्पेसिफाइड जो आपका यहाँ पर है वो कौन वर्क करेगा, ग्लोबल गुड एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जो कि आपका मेजरिंग द क्वालिटी ऑफ, मतलब ये कह सकते हो कि वैश्विक स्तर पर है ना आपका। अगला आपका क्वेश्चन है इन मैंगो ऑर्चर्ड विच प्रूनिंग टेक्निक इज मोस्ट इफेक्टिव इन प्रोमोटिंग द यूनिफॉर्म लाइट डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिड्यूसिंग द डिजीज इंसिडेंस। मतलब क्वेश्चन पूछा गया है मैंगो के अंदर प्रॉपर लाइटिंग के लिए और मतलब प्रॉपर लाइट पेनेट्रेशन के लिए और आपका यहाँ पर डिजीज जो इंसिडेंस है उसको कम करने के लिए कौन सी प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है? स्कर्टिंग को, हेडिंग बैक, थिनिंग या टॉपिंग? इसमें क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग ब्रांचेस को आप लोग अलग से रिमूव कर देते हो, और यहाँ पर मेनली जो आपकी कटाई छटाई होती है, थिनिंग हम लोग इसमें फॉलो की जाती है। ठीक है, चलिए अगला आपका क्वेश्चन है Which method is most effective for developing the seedless variety in ornamental crop? Seedless variety जो होती है ornamental crop में डेवलप करने के लिए कौन से मेथड को हम लोग यूज करते हैं? ग्राफ्टिंग, हाइब्रिडाइजेशन, पॉलीप्लॉइड ब्रीडिंग या फिर आपका म्यूटेशन ब्रीडिंग? तो याद रखना आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग। ठीक है,
अगला आपका क्वेश्चन है, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन गारंटेड टू रजिस्टर्ड एक्सटेंट वैरायटी। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्लांट प्रोटेक्शन एंड वैरायटी फार्मर राइट प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट के तहत कितने ड्यूरेशन तक आपका प्रोटेक्शन मिल जाता है किसी भी रजिस्टर्ड आपकी एक्सटेंट वैरायटी को, 25 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, या फिर आपका 30 साल के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर 15 साल के लिए, 15 ईयर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच मैकेनिज्म हेल्प टू एंश्योर द जेनेटिक प्योरिटी इन सीड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप। तो यहां पर क्वेश्चन है कि कौन सा मैकेनिज्म हेल्प करता है जेनेटिक प्योरिटी को एंश्योर करने के लिए सीड प्रोडक्शन के दौरान, खासकर जो क्रॉस पोलिनेटेड फ्लावर क्रॉप होती है उनमें, सेल्फिंग, मास सिलेक्शन, बड पोलिनेशन, या फिर आपका आइसोलेशन डिस्टेंस। तो मेजर इसमें क्या रोल प्ले करेगा आपका आइसोलेशन डिस्टेंस, जिसके अंदर यहां पर क्या होता है, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन की जाती है दो आपकी सेम क्रॉप के फील्ड से। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आपका आइसोलेशन डिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फीचर फॉर स्पेनिश गार्डन। आपके स्पेनिश गार्डन की मेजर की फीचर क्या होगी, जैपनीज लैटर्न होगा, इस्मेट्रीन लेआउट होगा, बोनसाई ट्रीज होंगे, या आपके यूज ऑफ फाउंटेन्स और टिल्ड पाथ होगा। तो आंसर क्या होता है, जो आपके फवारे और टाइल वाली रास्ते होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है किसके अंदर, आपकी स्पेनिश गार्डन के अंदर। ठीक है, स्पेनिश बगीचों के अंदर। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द पैचोली प्लांट इज यूज्ड फॉर एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्शन। तो ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए पैचोली पौधे के अंदर किस भाग को प्रयोग में लाया जाता है, तो आंसर आपका लीव्स यानी कि पत्तियों को प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट एक्ट। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सी फॉलोइंग रिक्वायरमेंट होती है आपकी किसी भी वेराइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसके अंडर में, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट एक्ट के अंडर में। तो वेराइटी मस्ट बी जेनेटिकली मॉडिफाइड, क्या वेराइटी आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड होनी चाहिए। दूसरा है, वेराइटी मस्ट बी ग्रोन इन एटलीस्ट 2 रीजन, कि वो आपकी कम से कम 2 रीजन में ग्रो करवाई जाए, या वेराइटी मस्ट बी एडिबल, या वेराइटी मस्ट बी न्यू एंड यूनिक। तो याद रखना, वेराइटी मस्ट बी न्यू एंड यूनिक है ना, 10 आपने वो जो वर्ड रूल सुना होगा वो आपका फॉलो करना चाहिए। ठीक है, डिस्टिंक्टनेस, यूनिकनेस एंड आपकी उसके अंदर एस का मतलब क्या होता है फाइनली भूल गया हूं मैं, डिस्टिंक्टनेस, आपकी यूनिकनेस और आपकी स्टेबिलिटी। ठीक है, ये 3 होने चाहिए। ठीक है, चलिए, अगला आपका यहां पर क्वेश्चन है, विच स्पीसीज इज बेस्ट अडेप्टेड टू शेडेड कंडीशन अमंग द ट्रफ ग्रास। आपकी कौन सी यहां पर स्पीसीज है जो कि बेस्ट अडेप्ट की जाती है, कहां पर, ट्रफ ग्रास की शेडेड कंडीशन में जहां पर छाया उपलब्ध होती है। बाह्य ग्रास है, सेंटीपेड ग्रास है, केंटुकी ब्लू ग्रास है, या फिर आपका सेंट ऑगस्टिन ग्रास है। तो आंसर क्या होगा आपका सेंट ऑगस्टिन ग्रास जो है वो छाया के लिए बेहतरीन होता है। आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपका कौन सा है ना, ट्रफ ग्रास के रिगार्डिंग 2-3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर भी आ चुके हैं। व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग ए फैन एंड पैड कूलिंग सिस्टम इन ग्रीन हाउस। फैन एंड पैड कूलिंग जो आपका यूज किया था ग्रीन हाउस के अंदर, उसका क्या काम होता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करना, लाइट इंटेंसिटी को रेगुलेट करना, पेस्ट को कंट्रोल करना, या फिर आपका ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना। तो आंसर क्या होगा, टेम्परेचर को रेगुलेट करना यानी कि तापमान को कम करना। ठीक है, चलिए, अगला आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ हाई डेंसिटी प्लांटिंग। हाई डेंसिटी प्लांटिंग का मेन टारगेट क्या होता है, ताकि आपके फील्ड के अंदर क्या किया जाए, डिक्रीजिंग द वाटर यूज, इंक्रीजिंग द यील्ड पर यूनिट एरिया, डिक्रीजिंग द कंपटीशन अमंग क्रॉप एंड इंक्रीजिंग द प्लांट साइज। तो सिंपल सा फंडा है कि इंक्रीजिंग द यील्ड पर यूनिट एरिया, एक आपके इकाई क्षेत्र के अंदर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, विच मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड फ्रूट स्पीसीज। आपकी वाइल्ड फ्रूट स्पीसीज के लिए कौन सा मोस्ट सुटेबल इन सीटू कंजर्वेशन मेथड होता है आपका, कोल्ड चैम्बर, टिश्यू कल्चर लैब, सीड वॉल्ट, या बायोस्फीयर रिजर्व। तो याद रखना कि यहां पर वाइल्ड जो स्पीसीज होती हैं, फ्रूट स्पीसीज, उनके लिए बेटर क्या रहेगा, बायोस्फीयर रिजर्व ही बेटर आपका सोर्स होता है, जिसको इन सीटू मतलब जिस कंडीशन में उसको ग्रो करवाया जाता है वहीं पर। तो वहां पर आपका सिंपल सा फंडा एक ही तो आपका ऑप्शन है इसके अंदर, क्या आंसर होगा, बायोस्फीयर रिजर्व। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिटेड इन सर्टिफाइड ऑर्गेनिक स्पाइस प्रोडक्शन। इनके अंदर कौन सा यूज नहीं किया जाता आपकी ऑर्गेनिक स्पाइसेस प्रोडक्शन के लिए, क्रॉप रोटेशन फॉलो किया जाता है, जेनेटिक मॉडिफाइड सीड। तो याद रखना, जेनेटिक मॉडिफाइड सीड कभी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर अलाउड नहीं किया जाता, चाहे वो स्पाइसेस प्रोडक्शन हो या फिर आपका फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन हो। तो यहां पर आंसर डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा, तो ये आंसर बी होगा, क्योंकि बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, फार्म वेस्ट को भी यूज करते हैं एज ए कंपोस्ट, और आपका क्रॉप रोटेशन भी यूज किया जाता है। लेकिन ऑप्शन बी यहां पर यूज नहीं किया जाएगा, एंड दैट इज द यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, यानी कि आपके संशोधित जो आते हैं अनुवांशिक रूप से संशोधित बीज होते हैं उनका प्रयोग में नहीं लाया जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन इन्वॉल्व, कि आपके जर्म प्लाज्म संरक्षण के अंदर क्या शामिल होता है, इंक्रीजिंग द प्लांट ग्रोथ यानी कि पौधे की वृद्धि को बढ़ाना, प्रिजर्विंग द जेनेटिक रिसोर्स यानी कि आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण, या इंप्रूविंग द पेस्ट रेजिस्टेंस यानी कि कीट प्रतिरोध में सुधार करना, एनहेंसिंग द फ्लावरिंग टाइम यानी कि फूल खिलने का समय बढ़ाना। तो जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन के अंदर क्या होता है कि आपके जेनेटिक रिसोर्स है उनको प्रिजर्व करना। तो सिंपल सा आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, विच अप्रोच इज यूज्ड टू एनहेंस द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन प्लांटेशन
क्रॉप फॉर स्ट्रेस टॉलरेंस। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी अप्रोच को फॉलो किया जाएगा, किसके लिए, आपकी जेनेटिक वेरिएबिलिटीज को एनहेंस करने के लिए, किसके अंदर, प्लांटेशन क्रॉप के अंदर आपकी स्ट्रेस टॉलरेंट के अगेंस्ट में। पहला ऑप्शन है पॉलीप्लोइडी ब्रीडिंग, दूसरा है आपका क्रॉस ब्रीडिंग, तीसरा है टिश्यू कल्चर, चौथा ऑप्शन है आपका म्यूटेशन ब्रीडिंग। आंसर क्या होगा जी, म्यूटेशन ब्रीडिंग यहां पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है विच प्लांटिंग मेथड इज यूज्ड फॉर नटमेग प्रोपेगेशन, कि आपकी जायफल की प्रवर्धन के लिए कौन सी रोपण विधि का प्रयोग में लाया जाता है, एयर लेयरिंग, कटिंग प्रोपेगेशन, स्टंप प्लांटिंग या फिर बड ग्राफ्टिंग। तो आंसर क्या होगा जी आपका बड ग्राफ्टिंग, यहां पर कली ग्राफ्टिंग को प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ब्रीडिंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड ऑर्नामेंटल प्लांट, कौन सी प्रजनन विधि कृत्रिम रूप से प्रवर्धित सजावटी पौधों के लिए उपयुक्त होती है। तो ऑप्शन क्या होगा, क्लोनल सेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन ब्रीडिंग या फिर आपका मास सिलेक्शन। तो आंसर क्या होगा यहां पर आपका क्लोनल सेक्शन। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सोयल पीएच इज मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ कोलोकेशिया, कोलोकेशिया की विधि के लिए कितना पीएच आपका सुटेबल रहेगा, 7.5 टू 8.5 या 3.5 टू 4.5, 4.5 टू 5.5 या फिर आपका 5.5 टू 7.5। तो आंसर क्या होगा आपका 5.5 टू 7.5 यानी कि नियर बाय न्यूट्रल पीएच आपका। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म साइटोजेनेटिक रेफर टू प्लांट ब्रीडिंग, साइटोजेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज, स्टडी ऑफ प्लांट मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ क्रोमोसोम या नन ऑफ दीज। इसमें आंसर क्या होगा, स्टडी ऑफ क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों का अध्ययन, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ अकॉर्डिंग टू इंडियन सीड एक्ट 1966 व्हाट इज द मैंडेटरी फॉर सीड मार्केटिंग, सीड मार्केटिंग के लिए क्या आपका मैंडेटरी है, सीड टेस्टिंग एंड लेबलिंग, फार्मर कॉन्ट्रैक्ट या आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग या फील्ड ग्राफ्टिंग। तो याद रखना सीड टेस्टिंग और लेबलिंग जो आपका होता है वो बहुत जरूरी होता है, आपकी सीड के ऊपर लेबलिंग होना बहुत जरूरी है। इंडियन के अंदर आपका सीड का सर्टिफिकेशन जरूरी नहीं लेकिन लेबलिंग बहुत ज्यादा कंपलसरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ग्रोथ रेगुलेटर इज कॉमनली यूज्ड टू ब्रेक द डोरमेंसी इन टेम्परेट फ्रूट, टेम्परेट फ्रूट के अंदर डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए किसको हम लोग प्रयोग में लाते हैं, जिबरलिन, ऑक्सिन या ब्रेसिनोस्टेरॉइड या फिर आपका साइटोकाइनिन। तो याद रखना नॉर्मली आपका सीड के अंदर डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए हम लोग जिबरलिन को ही क्या करते हैं आपका यूज में प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पोमेग्रेनेट इज प्रोपेगेटेड कमर्शियली थ्रू विच मेथड, कि आपके पोमेग्रेनेट को हम लोग कमर्शियली जो आपका प्रोपेगेट करते हैं वो किस मेथड के थ्रू करते हैं, ग्राफ्टिंग, बडिंग, हार्डवुड कटिंग या फिर आपका सीड सोइंग। तो याद रखना आपका हार्डवुड कटिंग हम इसमें प्रयोग में लाते हैं। अगला क्वेश्चन है इन हाई डेंसिटी मैंगो प्लांटेशन विच ट्रेनिंग सिस्टम ऑप्टिमाइज द लाइट इंटरसेप्शन एंड फैसिलिटेट द मैकेनिज्म ऑपरेशन। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि हाई डेंसिटी मैंगो प्लांटेशन के अंदर कौन से ट्रेनिंग सिस्टम को हम लोग यूज करते हैं जिसके थ्रू आपका लाइट इंटरसेप्शन और वहां पर आपका मैकेनाइज्ड ऑपरेशन जो है वो इजीली कर सकें। तो मिडो ऑर्चर्ड प्लांटेशन होगा या सिस्टम होगा या सिंगल लेडर सिस्टम होगा, डबल हेजरो सिस्टम होगा या फिर आपका मॉडिफाइड लेडर सिस्टम होगा। इसके अंदर आंसर क्या होगा आपका मिडो ऑर्चर्ड सिस्टम को हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, आपके हाई डेंसिटी प्लांटिंग जहां पर होता है उसके अंदर आपकी ट्रेनिंग सिस्टम को कौन सा फॉलो किया जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन लीड टू बोल्टिंग इन अनियन, कौन सा आपका बोल्टिंग कॉज करता है अनियन के अंदर, हाई टेम्परेचर, ओवर वाटरिंग, एक्सेसिव नाइट्रोजन या फिर ऑल ऑफ दीज। आंसर याद रखना ऑल ऑफ दीज यहां पर बोल्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वैसे मेजर आपका टेम्परेचर रोल प्ले करेगा लेकिन इसके साथ में ये भी रहेगा। Which fruit crop is most dependent on honeybee pollination for successful fruit set? कौन सी फ्रूट क्रॉप है जो कि मेनली यहाँ पर हनीबी पॉलिनेशन के ऊपर डिपेंडेंट होती है आपके पॉलिनेशन के लिए, फ्रूट सेटिंग के लिए? एप्पल, बनाना, पपाया या पोमेग्रेनेट। आंसर क्या होगा आपका एप्पल, ठीक है, सेब के अंदर। विच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन क्लोव, क्लोव के अंदर यानी कि लौंग में कौन सा पुष्कर्म होता है, पेनिकल, स्पाइक, साइम या अंबल। आंसर क्या होगा जी आपका साइम, ठीक है। हाउ डज सोयल पीएच अफेक्ट द न्यूट्रिएंट अपटेक इन प्लांट, आपका सोयल पीएच जो है वो कैसे इफेक्ट करता है न्यूट्रिएंट अपटेक को प्लांट के अंदर। तो इट डिटरमाइन द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, इट अफेक्ट ओनली रूट स्ट्रक्चर, इट रिड्यूस द प्लांट वाटर एब्जॉर्प्शन या इट रिस्ट्रिक्ट द फोटोसिंथेटिक रेट। तो याद रखना अगर हम बात करें तो सोयल पीएच जो होता है वो प्लांट के अंदर किस प्रकार से, तो इट डिटरमाइन द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, क्योंकि देखो आपको पता होगा सोयल पीएच के साथ जो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी होती है वो अफेक्ट होती है। अब लोअर पीएच के ऊपर ज्यादातर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो अवेलेबल होते हैं और वहीं पर आपके न्यूट्रल पीएच के ऊपर मैक्सिमम न्यूट्रिएंट आपके अवेलेबल होते हैं, लेकिन हायर पीएच के ऊपर कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे सॉल्ट जो होते हैं वो ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं। तो इस केस में यहाँ पर आपका अवेलेबिलिटी ऑफ जो न्यूट्रिएंट है वो डेफिनेटली यहाँ पर अफेक्ट करेगा। तो आंसर आपका ए रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इंक्लूडेड इन द हाइड्रोसीडिंग प्रोसेस, आपकी हाइड्रोसीडिंग प्रोसेस में क्या डाला जाता है, सीड, वाटर, मल्च, सीड एंड वाटर ओनली, फर्टिलाइजर ओनली, सीड एंड सैंड ओनली। देखो हाइड्रोसीडिंग नाम ही पता चल रहा है, सीड, वाटर एंड मल्च, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, सीड, वाटर एंड मल्च, ऑप्शन ए। व्हाट इज आइडियल सीजन फॉर सो सफेद मूसली, सफेद मूसली को बुआई का आदर्श मौसम कौन सा होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त या फिर अक्टूबर, नवंबर। तो ये आपकी क्या है, एक जून से लेके अगस्त के बीच में ग्रो करवाई जाने वाली यानी कि मेजरली खरीफ सीजन के अंदर ग्रो करवाई जाने वाली एक मेजर क्रॉप है। विच स्ट्रक्चर कंपोनेंट प्रोवाइड द लैटरल स्टेबिलिटी टू ए ग्रीन हाउस फ्रेम,
कि आपका कौन सा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट यहां पर प्रोवाइड किया जाता है लेटरल स्टेबिलिटी के लिए आपके ग्रीन हाउस फ्रेम के अंदर। तो आपका रिज पोल होता है, ट्रस होता है, कॉलम होता है या ब्रेसिंग्स होती हैं? तो आंसर क्या रहेगा आपका? ब्रेसिंग्स होती हैं, जो कि मेनली लेटरल सपोर्ट के लिए प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है जी, ये हमारे क्या थे, क्वेश्चंस थे, और 100 क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। टाइम आप लोगों का काफ़ी ले लिया, लेकिन उम्मीद है कि क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स को कवर करने के लिए, और ये क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, मैं आपकी उम्मीद कर सकता हूं। लेकिन आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।